हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी में सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज के अंतर्गत आज हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी की मैराथन क्लास है। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इस क्लास का पीडीएफ, इंडियन इकोनॉमी के नोट्स का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जाएगा जैसे ही इस वीडियो पर हम 500 लाइक कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ये नोट्स आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इनसे आसान कुछ हो नहीं सकता आपके लिए। जितनी चीजें आपको मुश्किल लगती हैं किसी भी विषय में, आपने देखा होगा कितने सरल तरीके से हमने समझाया और बताया हुआ है अपने नोट्स के माध्यम से आपको। और जो लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार हमारे वीडियोस पर आ रहे हैं, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। आइए शुरुआत करते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी में हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक को कंप्लीट करेंगे इस क्लास में। पहला टॉपिक है अर्थव्यवस्था का परिचय होगा, इंट्रोडक्शन। ऐसा नहीं खाली अर्थव्यवस्था को समझेंगे, उससे जुड़ी हुई बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है जिसको इस विषय में समझना जरूरी है। हर विषय की अपनी शब्दावली होती है जो पहले जानना जरूरी होती है। दूसरा टॉपिक रहेगा आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास क्या होता है। राष्ट्रीय आय, इसी में जीडीपी वगैरह सब आ जाएंगे हमारे। गरीबी क्या है, गरीबी से जुड़े हुए फैक्टर्स, बेरोजगारी, बजट, बैंकिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग यानी आर्थिक नियोजन आदि। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है, उससे पहले समझेंगे अर्थशास्त्र क्या है। ये दोनों नाम हमें सुनने को मिलते हैं लेकिन इनका फर्क हमें क्लियर नहीं हो पाता। आज के इस सेशन में आपको हो जाएगा मगर। तो भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी की स्टडी करते हैं हम लोग, ये याद रखिएगा। क्यों करते हैं इसका जवाब अब आपको मिलेगा। पहले हम समझेंगे कि अर्थशास्त्र क्या होता है। अर्थशास्त्र को हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। एक प्रश्न आता है परीक्षा में कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं। एक पुस्तक में पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं, तो आप उसमें उत्तर में देखते हैं कौटिल्य हैं, चाणक्य हैं, ठीक है, ये नाम आप उत्तर में करके आते हैं। लेकिन कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी गई है वो एक्चुअल में अर्थशास्त्र की पुस्तक नहीं है, वो राजनीति पर आधारित पुस्तक है। वो वाला डिफरेंस यहीं क्लियर कर लीजिए। अब हम बात करते हैं एक्चुअल वास्तविक अर्थशास्त्र क्या है। देखिए, हम देखते हैं, हम अपने देशों में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं देखते हैं जिनको हम दैनिक जीवन में प्रयोग में लेते हैं, जैसे टूथपेस्ट है या कोई भी वस्तु हो सकती है, पंखा, टेबल फैन, ये सब है ना। एक तरीके से कहीं ना कहीं इनका उत्पादन हो रहा होगा, कहीं प्रोडक्शन हो रहा होगा जहां इनको बनाया जा रहा होगा, कहीं से इनका वितरण किया जा रहा होगा और कहीं इनका कंजम्पशन यानी उपभोग यानी यूज में ली जा रही होंगी। ठीक है, तो किसी भी उत्पाद कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं नए नए टर्म नहीं ले रहा हूं। किसी भी वस्तु या कोई सेवा का जब आप उत्पादन करते हैं और उसका वितरण करते हैं या उसका उपभोग करते हैं, तो किसी वस्तु के किसी सेवा के उत्पादन, वितरण या उपभोग से संबंधित उनको कैसे बनाया जाएगा, कैसे वितरण किया जाएगा, कैसे उपभोग किया जाएगा, उससे संबंधित जो नियम होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, उन नियमों और सिद्धांतों को ही कहा जाता है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन यानी वस्तुओं को बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, उपभोग, कंजम्पशन की प्रक्रिया के नियमों और सिद्धांतों का वर्णन अर्थशास्त्र कहलाता है। समझ गए आप समझ गए होंगे इसको, अर्थशास्त्र को। थोड़ी सी इसकी तंग परिभाषा देखते हैं, मतलब ये कि थोड़े कम शब्दों में कैसे इसको कह सकते हैं। तो अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाएं या आर्थिक गतिविधियों से संबंधित जो भी सिद्धांत या नियम होंगे उनका वर्णन अर्थशास्त्र में मिलेगा। अब ये टर्म आया होगा कि इसका क्या मतलब है। आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? आर्थिक क्रियाएं पैसों से संबंधित होती हैं, धन से संबंधित होती हैं, या आर्थिक गतिविधियां कोई भी ऐसी क्रिया जिसमें मौद्रिक लेन देन हो, पैसों का लेन देन हो। मौद्रिक लेन देन का मतलब यही है वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन हो, ठीक है, कोई वस्तु बनाई जा रही है या व्यापार हो या उपभोग हो, ये सभी मिलकर के इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती हैं। और इनसे संबंधित मौद्रिक लेन देन, वस्तु सेवाओं से उत्पादन संबंधित ये सारे सिद्धांत और नियम जो हैं वो अर्थशास्त्र कहलाता है। अब किसी ना किसी ने तो अर्थशास्त्र के बारे में बताया ही होगा। तो पहले प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, अब देखिए इसमें हमें उत्तर करना है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हुए एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। और इनकी किताब है, ये किताब बहुत आती है परीक्षा में, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। हमें परीक्षा में एक प्रश्न मिलता है कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक को किसने लिखा, तो उसमें पूरा नाम नहीं आता है, सिर्फ इतना आता है वेल्थ ऑफ नेशन। तो वेल्थ ऑफ नेशन
किताब को लिखा एडम स्मिथ ने, याद रहेगा। और यहीं से 1776 से इसी को क्लासिकल इकोनॉमिक्स का शुरुआत भी मानी जाती है। और याद रखिएगा, इसी की वजह से अगर आप देखें तो अर्थशास्त्र की शुरुआत या अर्थशास्त्र के जनक जो है एडम स्मिथ कहे जाते हैं, ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है। ठीक है, अर्थव्यवस्था जो भी नियम और सिद्धांत लिखे गए हैं किसी क्षेत्र, जो भी सिद्धांत और नियम लिखे गए हैं किसी वस्तु के, किसी सेवा के उत्पादन से संबंधित, वितरण से संबंधित, उपभोग से संबंधित, अगर उन सिद्धांतों और नियमों को जब हम किसी क्षेत्र में लागू कर देते हैं तो वो कहलाती है अर्थव्यवस्था। मतलब इसका एक एग्जाम्पल समझो, हमने इकोनॉमिक्स के सिद्धांत हैं, सेवाओं और वस्तुओं का उत्पादन करना है, हमें बनानी है वस्तुएं सेवाएं, फिर दूसरों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, भेजनी है दूसरों तक, आम जनता तक पहुंचानी है। ठीक है, उसके जो नियम है वो हमने मान लिया भारत के क्षेत्र में हमने इकोनॉमिक्स के सिद्धांतों को लागू कर दिया, तो ये ओवरऑल क्या कहलाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था, क्योंकि हमने भारत में लागू किया है। अगर हम इकोनॉमिक्स के सिद्धांतों को अमेरिका में लागू कर दें तो कहलाएगा अमेरिकी अर्थव्यवस्था। चीन में लागू कर दें इकोनॉमिक्स के सिद्धांत को, क्या कहलाएगा, चीनी अर्थव्यवस्था। समझ गए। तो अर्थव्यवस्था किसी क्षेत्र में जब अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को लागू कर देते हैं या किसी क्षेत्र में अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग करते हैं तब वो कहलाती है वहां की अर्थव्यवस्था। समझ आ गई, अब कभी नहीं भूलेंगे आप। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, अर्थव्यवस्था जो है अर्थशास्त्र का व्यवहारिक रूप है, व्यवहारिक पक्ष है। तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या शामिल हो जाएगा, वही शामिल होगा जो अर्थशास्त्र में है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन, किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन, उपभोग और वस्तुओं के जो वस्तु और सेवाएं हैं उनके व्यापार से संबंधित सारे क्रियाकलाप अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ जाएंगे। आप कहेंगे आपने भी तो उसमें तो ऐसे ही बताया था, अर्थव्यवस्था में भी यही चीज है। वही बताया था, क्योंकि अर्थशास्त्र में जो नियम और कानून लिखे हैं वही तो हम किसी क्षेत्र में लागू कर रहे हैं, उससे अलग थोड़ा ना जा रहे हैं। ठीक है, तो अब उत्पादन किसी क्षेत्र में होगा तो वो अर्थव्यवस्था में आएगा। अब अर्थशास्त्र की शाखाएं देखो, एक होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा होता है समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, देखिए आपको सेशंस यदि पसंद आ रहे हो तो एक बार कमेंट में आप लिख करके बताइए वाकई में आपके लिए हेल्पफुल हैं भी या नहीं है ये। ठीक है, मैं आपका समय ज़्यादा इसमें ज़ाया नहीं करूँगा कि आपको किसी तरह से मतलब ये लगे कि बस हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है क्लास पर। नहीं, आप यहाँ से सीख करके जाओगे, जिस चीज़ में आपको डाउट है वो यहाँ से आप बिल्कुल समझ के जाओगे। ठीक है, परीक्षा में बैठने का तभी फायदा है जब आपको सब आता ही हो, मतलब समझे हुए आप, लर्निंग की हो आपने उसकी, रटा नहीं हो। और ये नोट्स हमने इस तरह से तैयार किए हैं, आप अगर मेरी क्लासेस भी नहीं देखते हैं तो इनको पढ़ लेंगे ना आप एटलीस्ट बाद में भी, तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र को देखते हैं, ये क्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, व्यक्ति और छोटे समूहों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। अब कोई व्यक्ति है वो उत्पादन से संबंधित क्रियाएं कर सकता है, आर्थिक क्रियाएं तो वही हैं। आर्थिक क्रियाएं क्या हैं, अब इस टर्म को हम पहले समझा चुके हैं तो इसलिए हम छोटे छोटे टर्म्स को लेंगे। तो हमने कहा आर्थिक क्रियाएं जो वस्तुओं के उत्पादन, सेवाओं से और व्यापार से संबंधित होंगी। तो कोई व्यक्ति या कोई छोटा सा ग्रुप ऐसा करता है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, छोटे लेवल पर जब हम करते हैं। ठीक है, और व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत सामान्यतः छोटी स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स, स्मॉल इंडस्ट्रीज वगैरह को रख सकते हैं। ठीक है, और व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो प्रणेता है वो एडम स्मिथ है। अगर आपसे ऐसे प्रश्न पूछ ले तो आप कर दोगे आप उत्तर यहाँ से, है ना। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इसको देखेंगे। तो समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो हमने छोटे देखे थे पहले व्यष्टि में, अब उसमें बड़े स्तर पर आ जाएंगे हम। इसके अंतर्गत किसी देश की समग्र आर्थिक क्रियाओं का समुच्चय, आर्थिक समग्र मतलब सारी, सभी, ऑल। ठीक है, आर्थिक क्रियाओं का समुच्चय। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम शुरू में ही बता चुके हैं ताकि आपको बार बार यहाँ दिक्कत ना हो। इनका समुच्चय या ग्रुप यानी सारी जितनी आर्थिक गतिविधियां हो सकती हैं उनका समग्र रूप से, ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था के व्यवहार जिसमें सकल घरेलू उत्पाद, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति आदि, इन सब का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बस आप सिंपली याद रखिए समष्टि अर्थशास्त्र में हम किसी बड़े क्षेत्र की आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन करेंगे। समझ गए। तो अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र का व्यवहारिक रूप। समझ में आ गया। अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाएं क्या क्या हमने देखी थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं, उत्पादन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, विनिमय भी होता है, एक्सचेंज भी होता है, वस्तुओं का आदान प्रदान भी होता है। ठीक है, और वस्तुओं के बदले पैसों से भी आदान प्रदान होता है। पहले इन चारों टर्म्स को ही समझ लेते हैं। देखिए जो लोग ये वाली परीक्षा अभी पीसीएस 2000, ये तो अभी आरओ की फरवरी में हो जाएगी, पीसीएस की मार्च में है इस बार 2024 की, और जो पीसीएस 2025 की जो लोग तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ, यूपी पीसीएस 2025 की, क्योंकि सिलेबस काफ़ी अच्छा होता है, इसका बड़ा होता है
और इसके लिए आप यदि प्री और मेंस दोनों की परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर 9717887881 पर 2025 के लिए जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप इस पर व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं। तो अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं को समझ लेंगे। उत्पादन का क्या मतलब होता है। देखिए, उत्पादन में हम क्या करते हैं, जो भी उत्पादन का मतलब होता है पैदा करना। ठीक है, तो उद्योग यानी इंडस्ट्रीज यानी फैक्ट्रीज, तो उद्योगों के द्वारा या फैक्ट्रीज के द्वारा, हिंदी में है पूरी क्लास तो मैं टर्मिनोलॉजी बताता रहूंगा, इसमें हमने इंग्लिश में भी कोशिश की है कि इंग्लिश में भी आपको रहे सामने। तो उद्योगों के द्वारा जो वस्तुएं और सेवाओं का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो किसी भी फैक्ट्री के अंदर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज तैयार की जा रही हैं, सेवाएं होती हैं बहुत सारी, जैसे बैंकिंग क्या है, एक सेवा है एक तरीके से। ठीक है, वस्तु क्या है, जो भी वस्तुएं हम डेली यूज में करते हैं, पेन पेंसिल ये सब वस्तुएं होती हैं। तो उद्योग द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करने की प्रक्रिया को हम प्रोडक्शन या उत्पादन कहते हैं, जिससे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। ठीक है, जो डेली वस्तुएं या सेवाएं हम यूज कर रहे हैं उन्हीं का निर्माण करना उत्पादन है। अब बात करते हैं आगत। देखो, इसमें आगत क्या होता है, आगत को बोलते हैं इनपुट। ठीक है, इंग्लिश में आपको पता होगा, आगत को निर्गत में बदलना उत्पादन कहलाता है। अब टेक्निकल डेफिनेशन में आपको ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, आगत को निर्गत में, इनपुट को कुछ रॉ मटेरियल आपने लिया और उससे कुछ नया मटेरियल आपने बना दिया, तो ये होता है इनपुट। जो आपने रॉ मटेरियल लिया, जो कच्चा माल है, और उस कच्चे माल से कुछ नया तैयार कर दिया, तो वो आउटपुट है, तो उसी को प्रोडक्शन बोलते हैं। तो किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में क्या क्या चीज़ें लगती हैं, श्रम लगेगी, लेबर लगेगी, पूंजी लगेगी उसमें। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डालनी पड़ेगी, पैसा डालना पड़ेगा, तकनीक भी लगेगी, तकनीक का यूज भी लगेगा। ठीक है, इन सब की आवश्यकता होती है। अब ये भी याद रखिएगा, किसी भी वस्तु या सेवा का निर्माण जो व्यक्ति हैं या हम लोग हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार ही किया जाता है। ठीक है, अब देखो, उपभोग कंजम्पशन क्या है, जो वस्तुएं अभी बन चुकी हैं, निर्माण हो चुका है, उन वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग कर लेना, उनका यूज कर लेना। ठीक है, वो उपभोग कंजम्पशन। विनिमय क्या होता है, विनिमय का अर्थ है वस्तुओं का आदान प्रदान करना। बदले में कोई आपको कोई वस्तु दे रहा है, आपने बदले में उसके कुछ दूसरी वस्तु दे दी। आधुनिक अर्थशास्त्र में विनिमय का मतलब वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध वस्तुओं की खरीद और बिक्री से होता है। हम वस्तु खरीदते हैं और उस वस्तु के बदले में हम कोई मूल्य चुकाते हैं। ठीक है, यह क्रिया मूल्य धनराशि के द्वारा होती है। समझ गए होंगे। वितरण, किसी कंपनी या संस्था या देश के द्वारा निर्मित वस्तुओं सेवाओं को नागरिक या उपभोक्ता तक पहुंचाना। यानी जो वस्तुएं बनी हैं, आपके यहाँ किराना स्टोर्स हैं या और बड़े बड़े मॉल्स हैं, वहाँ पर क्या है, सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन ही तो हो रहा है, यानी वहाँ से आप खरीद कर लाते हैं, यहाँ पर हम खरीद कर यूज़ करते हैं उनको। तो सभी आर्थिक क्रियाकलाप अधिकतम लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से ही प्रेरित होते हैं। याद रखिएगा, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, कोई कंपनी कोई गुड्स एंड सर्विसेज बना रही है तो वो अपने आर्थिक लाभ के लिए बना रही है। लेकिन चूंकि ये तो हमारे यूज़ की भी चीज़ें, हम इनसे कैसे इनकार कर सकते हैं यूज़ करने से, कि उनका फ़ायदा हो रहा है, फैक्ट्री जिन्होंने सेटअप किया, उद्योग जिन्होंने लगाए हैं, इसमें उनका लाभ है, हम क्यों खरीदें इनको, क्योंकि हमारी भी ज़रूरत है। और हमने पहले ही कहा इसमें कि ये किसी भी वस्तु सेवाओं का निर्माण कोई फैक्ट्री ऐसी नहीं करती है, आवश्यकता के अगर है, आवश्यकता है समाज में, तभी कर रही है उसको उत्पादन। ठीक है, चलिए, समझ में आ गया होगा बेसिक कॉन्सेप्ट। 10-12 मिनट हुए हैं। अब आते हैं यहाँ पर। अरे बहुत इंटरेस्टिंग है, आप बैठी यहाँ पर, इकोनॉमिक्स आपको अब पता लगेगी कि हाँ वाकई में हमें इसको पढ़ना चाहिए था, अगर इससे डर भी लगता है आपको। ठीक है, अब देखो, अर्थव्यवस्था के प्रकार हम पढ़ेंगे। ठीक है, किसी क्षेत्र में, किसी देश में कितने प्रकार की कैसी कैसी अर्थव्यवस्था पाई जा सकती हैं। उदारवादी अर्थव्यवस्था, इसको लिबरल इकोनॉमी बोलते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसमें सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसको मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। खुली अर्थव्यवस्था, इसको ओपन इकोनॉमी। और बंद अर्थव्यवस्था। इतने प्रकार हैं, इनको अभी चर्चा करते हैं। पहले उदारवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। उदारवादी अर्थव्यवस्था है, इसी को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं, लिबरल इकोनॉमिक या फिर कैपिटल इकोनॉमी। अब यहाँ सब इकोनॉमी शब्द चलेगा, इकोनॉमिक्स सिर्फ सिद्धांत थे जो अब लागू हो गए हैं, यानी अर्थव्यवस्था बन गए हैं वो इकोनॉमिक्स सब। तो उदारवादी अर्थव्यवस्था उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें उत्पादन से जुड़ी सभी क्रियाओं पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है। ये शब्द याद रखिएगा। ठीक है, एक होता है निजी क्षेत्र, एक होता है निजी क्षेत्र, एक होता है सार्वजनिक क्षेत्र। और सार्वजनिक क्षेत्र को हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर। सार्वजनिक क्षेत्र और पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है सरकारी उपक्रम या सरकार के द्वारा स्थापित और संचालित जो उद्योग या उद्यम होते हैं वो कहलाते हैं सार्वजनिक। और किसी निजी क्षेत्र के या मेरे आपके द्वारा, हम तो कोई निजी व्यक्ति हैं, अलग हैं सरकार से हम लोग। ठीक है, तो हम अपना कोई उद्यम, अपनी कोई फैक्ट्री लगाते हैं तो ये हो जाता है निजी क्षेत्र। तो किसी व्यक्ति के द्वारा निजी क्षेत्र शुरुआत की जाती है। तो उदारवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, इसमें उत्पादन, जो भी उत्पादन हो रहा होगा किसी वस्तु या सेवा का, उन सभी क्रियाओं
पर किसका नियंत्रण होगा? निजी क्षेत्र का, प्राइवेट सेक्टर का। ठीक है, सिंपली निजी क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर कहिए, प्राइवेट में कोई इंडिविजुअल व्यक्ति हो सकता है। ऐसी अर्थव्यवस्था, या ऐसे समझे, ऐसी अर्थव्यवस्था, और इसमें मैंने डिटेल में समझाया, जिसमें उत्पादन के साधनों, पूंजी, निवेश, उत्पादन, जो उत्पाद के वितरण है, विनिमय पर मुख्यतः निजी क्षेत्र का, प्राइवेट सेक्टर का अधिकार होता है, उदारवादी अर्थव्यवस्था है। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो पूंजी और जो पूंजीपति हैं, जो इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं, ठीक है, उनका बाजार पर नियंत्रण होता है पूरी तरह से। इस कारण इसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। समझ में आया? देखो एक शब्द आ रहा है पूंजी बार बार, या पूंजीपति। तो पूंजी को इंग्लिश में कहते हैं कैपिटल, पूंजीपति को कहते हैं कैपिटलिस्ट। ठीक है, पूंजी का मतलब होता है जो आपके पास पूंजी का, पूंजी मतलब धन का जो संचय है आपके पास, जो जमा धन है आपके पास। ठीक है, व्यवसाय में, किसी कार्य में, उद्योगों में लगाने के लिए जो पैसा है, वही आप समझिए अभी फिलहाल पूंजी है। पूंजी हम सिंपली आप ऐसे कहिए कि उस धनराशि को कहते हैं जिससे कोई व्यापार चलाया जाता है। ठीक है, समझ गए? अब देखो, इसमें हम उदारवादी अर्थव्यवस्था को पढ़ रहे हैं, तो ये व्यवस्था एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित हस्तक्षेप के सिद्धांत, ठीक है, इस पर कार्य करती है। ठीक है, जिससे सरकार का बाजार पर न्यूनतम नियंत्रण। अब देखो आपसे प्रश्न कैसे घुमा के पूछेगा। सबसे पहले तो पूछ लेगा उदारवादी अर्थव्यवस्था में क्या क्या होता है। तो उदारवादी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है। किस पर? भाई उत्पादों का, पूरे उसमें उत्पादों का, किसी भी उसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन ही होगा, या उनका वितरण होगा, या विनिमय होगा। ठीक है, और उनसे संबंधित अलग अलग तरह के, किसी पर सरकार का नियंत्रण होगा, किसी पर निजी व्यक्ति का नियंत्रण होगा, किसी पर दोनों का नियंत्रण होगा, ऐसे चलेगा। तो इसमें उदारवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का बाजार पर न्यूनतम नियंत्रण रहेगा, जब निजी क्षेत्र में ही दे दिया जाता है सबको। ठीक है, इसलिए संसाधनों का मुक्त प्रवाह, फ्री फ्लो इसमें होता है। तो ये इसमें से प्रश्न पूछ सकते। अब देखो, उदारवादी अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक गतिविधियों का संचालन और नियंत्रण निजी क्षेत्र करता है। हमने बार बार ये लाइन क्यों दी? क्योंकि हमने इस टर्म पे जोर दे रहे हैं, किसी भी तरह से आपसे पूछ ले तो आप कर पाओगे। उदारवादी व्यवस्था, ये कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीवादी लोग, यानी निजी लोग। ठीक है, यानी निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर। अब इसके एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ठीक है, उदाहरण देखो, अधिकांशतः जो विकसित देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पर कौन सी अर्थव्यवस्था होती है? उदारवादी अर्थव्यवस्था। देखो अब आएगा ना कनेक्ट करने में थोड़ा समझ आपको। जैसे अमेरिका है, अमेरिका में क्या है, इसका मतलब क्या है? अमेरिका में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ब्रिटेन में उदारवादी, मतलब कैपिटलिस्ट या उदारवादी एक ही है, उदारवादी। ब्रिटेन में, फ्रांस में, अमेरिका में कैसी है? उदारवादी अर्थव्यवस्था है। अब देखो, यानी प्राइवेट सेक्टर का बोलबाला है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, आप देखते हैं आज भारत के अंदर बहुत सारी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो सब आप देखेंगे अमेरिका बेस्ड कंपनी बहुत ज़्यादा है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, हालांकि हमें वहाँ डीप में नहीं जाना है, हमें सिर्फ इनका मतलब समझना है अभी, क्योंकि प्रश्न आते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में सारी आर्थिक गतिविधियां, वस्तुओं का उत्पादन, सेवाओं का उत्पादन आदि, इनका संचालन और नियंत्रण, अब यहाँ पर एक टर्म आएगा, ये सरकार द्वारा किया जाता है। सरकार का मतलब सार्वजनिक क्षेत्र। ठीक है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों एवं उनके सार्वजनिक वितरण पर सरकार का नियंत्रण होगा। जैसे इस अर्थव्यवस्था में सरकार का मुख्य उद्देश्य, अब देखो कोई निजी व्यक्ति अगर कोई पूंजी लगा रहा है तो अपने लाभ के उद्देश्य से लगाएगा ना, उसको प्रॉफिट होना चाहिए कि वस्तु का निर्माण या सेवा का उत्पादन वो कर रहा है। जियो कंपनी ने शुरुआत में इन्वेस्टमेंट की पूंजी लगाई, और जियो सिम जब उसने लॉन्च की थी, जियो की सर्विसेज, तो शुरुआत में सिम पर आई थी और कॉलिंग वगैरह पर ये नेटवर्क वगैरह शुरू किया था उसने। तो जियो आते आते 1-1.5 साल तक फ्री दिया, और भाई फ्री में कोई कंपनी क्यों देगी, वो अपने लाभ के लिए करेगी। तो उसने क्या किया, शुरुआत में 4 GB डेटा एक दिन में डेली मिलता था, लिमिट थी। और जैसे 1.5 साल हुआ उसके बाद में क्या किया, एक अमाउंट रख दिया, ठीक है, महीने का, मंथली, ठीक है, 200-250 जो भी है वो आज भी चलता हुआ आ रहा है। तो अब उससे लाभ कमाया जा रहा है। ठीक है, वो क्या थी, निजी था वो। ठीक है, वो प्रकरण निजी था। तो निजी वाला जो व्यक्ति अगर कोई सेटअप लगाएगा तो अपने लाभ के लिए लगाएगा, लेकिन अगर सरकार कोई उद्यम लगाएगी या सरकार अगर उत्पादन कर रही है तो वो अपने फायदे के लिए नहीं करती है। ठीक है, इसमें सोशलिस्ट में यही वो है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस अर्थव्यवस्था में सरकार का मुख्य उद्देश्य लाभ प्राप्त करने नहीं होता है, मतलब मेन जो गोल है लाभ प्राप्त करना नहीं, बल्कि लोगों का कल्याण करने ज्यादा होता है, वेलफेयर करना। ठीक है, जैसे यूएसएसआर, भूतपूर्व सोवियत संघ, जिसको हम रशिया बोलते हैं, उसमें क्या है, ये सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब आप कहेंगे इन दोनों में आपने एग्जाम्पल तो लिया नहीं भारत का एग्जाम्पल क्यों नहीं लिया, अभी हम समझेंगे। एक होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी, जो शुरुआत के हमने दोनों पढ़े हैं उनको मिक्स कर दो। यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो उदारवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाएं की विशेषताएं पाई जाती हैं, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था
जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र यानी सरकार और प्राइवेट व्यक्ति दोनों देश के आर्थिक विकास में परस्पर सहयोगी हैं। जैसे इसका बेहतरीन एग्जाम्पल हमारा देश है, ठीक है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना 1929 की एक महामंदी आई थी उस समय, उसके कारण उत्पन्न हुई थी, ठीक है। तो आर्थिक समस्याओं के समाधान के रूप में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स के विचारों से प्रेरित थी। कीन्स को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये व्यक्ति अर्थशास्त्र में, कीन्स और एडम स्मिथ दोनों ही, ठीक है। तो अब आपसे पूछेगा भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, ये प्रश्न आपने जरूर किया होगा परीक्षाओं में। तो भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था। मिक्स्ड इकोनॉमी में कौन कौन सी आती हैं? एक तो उदारवादी, दूसरी समाजवादी, ठीक है, दोनों समझ गए आप। अब आते हैं अलग तरह की अर्थव्यवस्था पर। खुली इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी क्या होती है? तीनों समझ में आ गए। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें एक देश को विश्व के अन्य देशों के साथ व्यापार करने की छूट होती है, तो ये खुली अर्थव्यवस्था है। जैसे हमारा देश है, आज हम मान लो कोई एक व्यक्ति ये है, ठीक है, ये एक देश है, ये देश जो है ये बहुत सारे देश अलग अलग हैं, एक देश, दो देश, तीन देश, इन सब के साथ व्यापार करता है, ठीक है। इसको अगर वो कई सारे देशों के साथ व्यापार कर रहा है तो एक देश को विश्व के अन्य देशों के साथ व्यापार करने की छूट होती है, तो वो उसे कहते हैं ओपन इकोनॉमी। या ऐसे कह सकते हैं कि इस अर्थव्यवस्था में वस्तुओं, सेवाओं या अन्य देशों के प्रवाह या अन्य देशों से वस्तुओं के सेवाओं का अंत प्रवाह होता है, तो खुली अर्थव्यवस्था, ठीक है। अर्थात भाई किसी देश में हम कोई चीज़ भेज रहे हैं या कोई चीज़ मंगा रहे हैं, यानी आयात और निर्यात कर रहे हैं, उस पर कम से कम प्रतिबंध होता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ये एक तरीके से ला भी सकते हैं, ले आ भी सकते हैं चीज़ें। तो वर्तमान में विश्व में अगर आप देखें, लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं कैसी हैं? खुली अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो इंडिया कैसी है? ओपन इकोनॉमी भी है, क्योंकि हम देश में अपने बाहर से वस्तुएं मंगाते भी हैं और अपने देश से वस्तुएं दूसरे देशों को बेचते भी हैं। खुली अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या होंगी? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अनुमति। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब होता है आप किसी दूसरे देश से साथ सामान कुछ खरीद रहे हैं और हमारे देश का सामान कहीं बाहर दूसरे देश में जा रहा है, वही बात है, ठीक है। निर्यात और आयात पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा, आयात निर्यात होगा पूरी तरह से। विदेशी निवेश की अनुमति, यानी कोई विदेशी कंपनी हमारे देश में आकर चाहे तो अपनी कंपनी यहाँ पर लगा सकती है, और लेकिन उसका जब वो लाभ उसका होगा या कंपनी जो भी जब चलती जाएगी यहाँ पर, तो उसको कुछ अंश हमारी सरकार को भी देना पड़ेगा कर के रूप में, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में। आगे देखें, वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन, टैक्स वाला टॉपिक आगे आएगा। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? देखिए, जब एक देश या कई देश आपस में व्यापार करते हैं और वस्तुओं और सेवाओं या निवेश या तकनीकों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, उसे वैश्वीकरण कहा जाता है। यानी भारत के पास आज जो कुछ भी बनाने की कोई टेक्निक है, मान लीजिए कोविशील्ड हमने बनाई, ठीक है, कोविड की वैक्सीन हमने बनाई, अगर इस वैक्सीन को हम किसी दूसरे देश के साथ साझा करते हैं, ठीक है, इसी फॉर्मूले को, इसी टेक्निक को, तो ये कहलाता है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो भारत में वैश्वीकरण को किसके द्वारा लाया गया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। बहुत ही अच्छे और विद्वान अर्थशास्त्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। काफ़ी बहुत ऊंचे स्तर तक काम किया था इकोनॉमी के क्षेत्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा भारत में। तो एक तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जो खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी, वैश्वीकरण का समर्थन करती हैं। दोनों में यही चीज़ें नजर आ रही हैं। देखिए, खुली अर्थव्यवस्था में हम व्यापार कर सकते हैं दूसरे देशों के साथ, आयात निर्यात कर सकते हैं, विदेशी निवेश कर सकते हैं। ठीक वही कंडीशन तो हमें वैश्वीकरण में भी नजर आ रही हैं। इसीलिए खुली अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण का समर्थन करती है। कभी आपको साथ में पूछते, अब बंद इकोनॉमी को देखते हो। बंद अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें बाह्य अर्थव्यवस्थाओं यानी दूसरे देश से किसी भी प्रकार के जो आर्थिक संबंध है, आर्थिक संबंध मतलब आर्थिक क्रियाएं, जो हम शुरू में बता चुके हैं, आर्थिक क्रियाएं नहीं करता है। कोई एक देश मान लीजिए दूसरे देशों के साथ आर्थिक क्रियाएं नहीं कर रहा है, आयात निर्यात नहीं कर रहा है, ठीक है, विदेशी निवेश नहीं कर रहा है, अर्थात आयात निर्यात की गतिविधियां शून्य होती हैं या नहीं होती हैं, उसे हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कौन से देश हैं ऐसे? उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया में क्या है? क्लोज्ड इकोनॉमी है। तुर्कमेनिस्तान में क्लोज्ड इकोनॉमी है। ये एग्जाम्पल है। ये किसी अन्य देशों के साथ में क्या नहीं करते हैं? आर्थिक क्रिया नहीं करते। बंद अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पूरी तरह प्रतिबंध है, साफ साफ नजर आ रहा है। उसमें विशेषताओं में प्रश्न में पूछ देगा ये। आयात निर्यात पर भी प्रतिबंध है और विदेशी निवेश की भी अनुमति नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? विदेशी निवेश की अनुमति पर रोक या विदेशी निवेश पर रोक, ठीक है। तो यहां पर ऐड करेंगे हम विदेशी निवेश पर रोक रहेगी इसमें, ठीक है, प्रतिबंध रहेगा। क्लोज्ड इकोनॉमी है ना। अब भारत की बात समझें। अगर हम देखेंगे भारत को, हमारे देश को 1990 तक हम जो है क्लोज्ड इकोनॉमी को अपनाते थे, लेकिन आज हम कैसी हैं? हम खुली अर्थव्यवस्था हैं, ठीक है। तो भारत किस में भी आता है? मिक्स्ड इकोनॉमी में भी आता है भारत, ओपन इकोनॉमी में भी आता है। समझ में आया कि नहीं आपको? देखिए, धीरे धीरे समझ में आएगा। जब इस क्लास में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी।
इकोनॉमिक्स का जो डर है वो यहीं ख़त्म हो जाएगा। बहुत काम किया गया है इन नोट्स को बनाने पर, ठीक है, आपको समझाने के लिए। मेन मुख्य उद्देश्य आपके दिमाग में विषय बैठना चाहिए, ठीक है, हमारा कोई इसमें अलग उद्देश्य नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। भाई आप हमारे द्वारा पढ़ाया गया अगर आपकी समझ में आएगा तो तभी ना आप हमको मानोगे, तभी तो आप को पसंद करोगे कि हाँ अच्छे तरीके से ढंग से सीखा जा सकता है। अगला देखो संरक्षणवाद, प्रोटेक्शनिज्म। संरक्षणवाद का तात्पर्य सरकार की उन कार्यवाही या उन क्रियाकलापों नीतियों से है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करती हैं। संरक्षणवाद में क्या होता है, ऐसी नीतियों को प्रायः विदेशी प्रतियोगिता से स्थानीय व्यापारों एवं नौकरियों को संरक्षण प्रदान करने के प्रायोजन से अपनाया जाता है। इसको समझिए पहले। देखिए इसके एक एग्जाम्पल है, कोई भी विदेशी कंपनी है, मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी भारत आती है, और कोई विदेशी कंपनी भारत में क्यों इन्वेस्ट करेगी, क्यों निवेश करेगी, ठीक है, क्योंकि भारत में सस्ती लेबर मिलेगी उसको, और जो बिजनेसमैन होगा उसको तो प्रॉफिट चाहिए जो भी लगाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे बहुत सारी अमेरिका की कंपनी है, अमेरिका में जो सेटअप होते हैं बहुत महंगे हाई कॉस्ट की लेबर है वहाँ पर, तो भारत में सेटअप अगर कर लेते हैं, जैसे अमेरिका में उन्होंने 10 करोड़ लगाए तो भारत में उनको बहुत कम पैसे में 2 करोड़ 3 करोड़ में ही सेटअप इंडिया में लग जाएगा, फिर भी वहाँ उसके कई करोड़ रुपए बच रहे हैं, और जहाँ पर परमिशन आसानी से मिल जाती है तो भारत में ऐसा है, ठीक है। तो भारत के लोगों का कहना है कि अगर आप विदेशी कंपनियों को यहाँ भारत में अलाउ करते हो तो हमारे देश की जो खुद हमारे देश की कंपनियां हैं भारत की, उन कंपनियों का क्या होगा, हमारे देश की कंपनी तो बनने से पहले ही बंद होने लगेंगी, ठीक है। तो जो पहले क्लोज्ड इकोनॉमी को अपनाने वाले लोग थे उनका मानना था कि घरेलू कंपनियों को बचाना चाहिए, वरना दूसरे कंपटीशन में आकर के हमारे घर की कंपनियां जो हैं वो पूरी तरह से बंद हो जाएंगी, ठीक है। तो प्रोटेक्शनिज्म जो है, संरक्षणवाद है, वो इसी बारे में बात करता है कि ऐसी नीतियों को प्रायः विदेशी ऐसी नीतियां जो प्रायः विदेशी प्रतियोगिता से जो भारत की या हमारे देश की या किसी भी स्थानीय स्थानीय व्यापार का मतलब उस देश की कंपनियां या नौकरियों को संरक्षण प्रदान करती है, ठीक है, ये प्रोटेक्शनिज्म है। तो अगर हम देखें बंद अर्थव्यवस्था में हम वही चीज़ देख रहे थे कि बंद अर्थव्यवस्था में हम किसी दूसरे देश के साथ आयात निर्यात नहीं करते, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं करते और विदेशी निवेश भी नहीं आता है। तो एक तरीके से देखिए संरक्षणवाद और क्लोज इकोनॉमी एक दूसरे के मतलब एक जैसे दिखते हैं हमें। तो यानी क्लोज इकोनॉमी या बंद अर्थव्यवस्था क्या करती है, प्रोटेक्शनिज्म को या संरक्षणवाद को समर्थन करती है। तो संरक्षणवाद का प्राथमिक उद्देश्य वस्तुओं या सेवाओं की कीमत में वृद्धि कर देश में प्रवेश करने वाले आयातों की मात्रा को सीमित करना है, प्रतिबंधित कर जो स्थानीय व्यवसाय हैं उसमें याद रखिएगा आपको स्थानीय व्यवसाय हैं उन उद्योगों को ज़्यादा प्रमोट करना है, ठीक है। तो बंद अर्थव्यवस्था संरक्षणवाद का समर्थन करती है। कुछ कुछ नए नए फैक्ट हैं जो मुझे अभी ऐड करने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, तो भारत की अर्थव्यवस्था हमने दो प्रकार की देख ली अभी, कौन कौन सी देख ली, एक तो भारत की अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था भी कही जाती है, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कही जाती है। अब देखते हैं हम कि भारत की अर्थव्यवस्था प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से क्या है। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था का नवीनतम जो वर्गीकरण किया गया है वो 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग, तो विश्व बैंक प्रतिवर्ष जुलाई में विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण करती है जिसका आधार प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम होता है। अब देखो विश्व बैंक के द्वारा विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को 4 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। अब इसमें देखो 4 कौन से हैं, वर्ल्ड बैंक जारी कर रही है, तो ये डेटा में याद रखना होगा। एक होते हैं निम्न आय वाले देश, लोअर इनकम ग्रुप, ऐसे व्यक्ति ऐसा देश जिनमें, तो इसमें ये वे देश हैं जिसमें प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $1085 या इससे कम होती है। दूसरा निम्न मध्यम आय वाले देश में जो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय हो $1086 से लेकर $4255 तक के बीच में होती है। उच्च मध्यम आय वाले जो देश हैं उसको 4256 से लेकर $13,205 के बीच में जिनकी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय होती है वो उच्च मध्यम आय वाले देश होते हैं। उच्च आय वाले देश या हाई इनकम इकोनॉमी वाले देश होते हैं जिसमें $13,205 से प्रति व्यक्ति सकल आय ज़्यादा होती है, इतनी होगी इससे ज़्यादा होगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम किस में आते हैं, तो हम ध्यान रखिए विश्व बैंक के द्वारा जो जारी वैश्विक अर्थव्यवस्था वर्गीकरण है इसमें हमारे देश को, भारत को निम्न मध्यम आय वर्ग लोअर मिडिल इनकम ग्रुप वाले देशों की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है, समझ में आ गया। सेकंड नंबर पर हैं हम, ठीक है, हम सेकंड नंबर वाले पे हैं, निम्न मध्यम आय, ठीक है, याद रखिएगा निम्न मध्यम आय, ये आर नहीं है,
ये आय है, आर्य तो आएंगे इतिहास में। आय वर्ग लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में शामिल है। समझ में आ गया होगा। अब ऐसे कौन से देश हैं जो उच्च अर्थव्यवस्था वाले हैं, या देखिए इनको विश्व बैंक का डेटा है, 82 देश ऐसे हैं जिसमें उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था है, इनको डेवलप्ड इकोनॉमी कहेंगे हम इनको, ठीक है। तो 2021 में जिनकी प्रति व्यक्ति आय $13,205 से इतनी थी या उससे अधिक थी, जिसमें अब मुख्य देश आप देख लीजिए, यूएसए है, यूके है, ठीक है, यूके यानी ब्रिटेन, यूएई, फ्रांस, चिली, स्विट्जरलैंड और स्वीडन, उरुग्वे, जर्मनी, कनाडा, ग्रीस, इटली, ये सारे देश हैं। तो समझ में आ गया होगा ये सारा का सारा सिस्टम आप। और ये जो प्रति व्यक्ति आय है, सिंपली ये प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है। इसका मतलब होता है हमारे किसी भी देश की कुल आय, नेशनल इनकम को अगर आप उस देश की पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय निकल करके आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताते हैं। देखिए ये एक रेंज है। अब आप 2000, ये तो डेटा फिक्स किया गया था, इसमें यदि आप देखें रेंज है ये। तो निम्न मध्यम आय वाले देशों में अगर भारत की आप देखोगे, भारत की प्रति व्यक्ति आय $2601 है, ठीक है। भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? $2601, ठीक है। जो किस में आएगा? जो इसी में आएगा, ठीक है, जो इनके बीच में ही आएगा ना ये कहीं ये डेटा, $2601 इतना, तो ये भारत का है। 2023 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? इतनी। लेकिन आप अमेरिका की देखोगे तो अमेरिका की प्रति व्यक्ति जो इनकम अगर आप देखेंगे, ये सालाना होती है, ठीक है, पूरे वर्ष की होती है। तो इसमें उच्च आय वालों में 80,000, ठीक है, ये $13,205 से जिसकी ऊपर चली गई तो वो समझो वो किस में आएगा? उच्च आय वाले देशों में। तो इसमें अमेरिका की है $80,000, अमेरिका की $80,000, ठीक है। चलिए एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। सो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग सेशन के साथ अभी जुड़ रहे हैं क्लासेस में और सेशन को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा। 500 लाइक आप वीडियो के ऊपर कोशिश करिए कि आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उनसे भी करवाएं। ये वाला नोट्स आपको टेलीग्राम पर अपलोड करेंगे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप टेलीग्राम पर नहीं जाते हैं तो आप इस नंबर पर आ सकते हैं व्हाट्सअप पर, ठीक है, वहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन वो 500 के बाद में ही मिलेगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि 500 कैसे होंगे, जैसे ही हो जाएगा और तुरंत मेरे पास मैसेज आएगा आपका, या फिर टेलीग्राम पर, अगर मैसेज भी नहीं करते तो टेलीग्राम पर ही अपलोड कर देंगे हम। देखिए व्यापार की स्थिति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था को समझते हैं अब, ठीक है। अब एक होता है बैलेंस्ड ट्रेड, संतुलित व्यापार किसको कहते हैं? देखिए कुछ टर्म हमें और मिलते हैं कि डेवलपिंग इकोनॉमी किसको कहते हैं, डेवलप्ड इकोनॉमी किसको कहते हैं, अनडेवलप्ड इकोनॉमी किसको कहते हैं। एक होती है अनडेवलप्ड, अविकसित अर्थव्यवस्था। तो ऐसी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था में आप ये भी याद रखिएगा कि हम जो अर्थव्यवस्था में जितनी भी प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय संसाधन हमारे पास उपलब्ध होते हैं, ठीक है, उनका हम ऐसा यूटिलाइज, ऐसा प्रयोग करें कि उनसे कोई कीमती या अच्छे वस्तु तैयार हों, ठीक है। यानी हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस ढंग से करते हैं उसमें। आइए अब इसमें बात करते हैं। अब जो विकसित देश होते हैं, तो विकसित देश में क्या होता है, जहाँ उत्पादन के जो संसाधन है, जिसमें प्राकृतिक भी हो सकते हैं, मानव भी और भौतिक भी, ठीक है, उनका वो बहुत अच्छे से प्रयोग कर ले रहा है उन संसाधनों का, वो देश विकसित अर्थव्यवस्था में चला जाएगा। और विकासशील अर्थव्यवस्था या डेवलपिंग इकोनॉमी जैसे हमारे देश की है, तो उसमें जो भी मानव शक्ति है वहाँ पर, या प्राकृतिक संसाधन है, वो या तो हम कम मात्रा में उसकी उपलब्धता है, यदि उपलब्धता है तो उसका हम यूटिलाइजेशन पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, यही कारण है। अब देखो संतुलित व्यापार की हम बात कर लेते हैं। तो जब किसी देश का अन्य देशों के साथ व्यापार वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात, देखो जब किसी एक देश के साथ व्यापार होता है, ठीक है, तो व्यापार में क्या होगा, वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान होगा, या तो वस्तु यहाँ से भेजी जा रही होंगी या वस्तुएं मंगाई जा रही होंगी। अगर वस्तुएं नहीं मंगाई जा रही, नहीं भेजी जा रही, तो सेवाएं हो सकती हैं, सेवाओं का आदान प्रदान हो, सर्विसेज का, ठीक है। तो जब हमारा आयात और निर्यात बराबर होता है, ठीक है, आयात और निर्यात का मूल्य बराबर होता है, तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस जो ट्रेड है। और एक कंडीशन क्या होती है, व्यापार आधिक्य, ट्रेड सरप्लस क्या होता है, जब किसी देश का अन्य देशों के साथ व्यापार में जो है वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात आयात से अधिक हो, यानी हम बाहर एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, निर्यात को बोलते हैं, हमारे यहाँ से जो चीजें बाहर भेजी जाएंगी उसको बोलेंगे निर्यात यानी एक्सपोर्ट, और हम बाहर से जो चीजें मंगाएंगे वो कहलाएंगी इंपोर्ट, ठीक है। अगर हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है, यानी हम अपने देश से चीजें ज्यादा बाहर भेज रहे हैं और कम ही जरूरत पड़ रही है हमें बाहर से मंगाने की, तो इसको कहलेंगे ट्रेड सरप्लस, ठीक है। इसमें है एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, ठीक है। ये इनइक्वालिटी का साइन बताता है कि एक्सपोर्ट ज्यादा, जिधर को खुला होगा वो ज्यादा है।
व्यापार घाटा देश, ट्रेड डेफिसिट कंट्री क्या होते हैं? जब किसी देश का अन्य देशों के साथ व्यापार जो होता है उसमें वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात से अधिक हो जाएगा। अब हम बाहर से बहुत ज़्यादा चीज़ें मंगा ले रहे हैं और हमारे देश में बनी हुई चीज़ें कम बेच पा रहे हैं या भेज पा रहे हैं। ठीक है, तो इम्पोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट के मुकाबले। अब भारत कौन सा है इन तीनों देशों में, बताओ? तो भारत एक व्यापार घाटा देश है, ट्रेड डेफिसिट कंट्री हैं हम। यानी अगर हम आपसे पूछ रहे हैं भारत कैसा देश है, ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है कि हम आयात ज़्यादा कर रहे हैं, यानी हम वस्तुओं और सेवाओं का आयात अपने देश में दूसरे देशों से ज़्यादा कर रहे हैं, दूसरे देशों से वस्तुएं ज़्यादा मंगा रहे हैं, सेवाएं मंगा रहे हैं, लेकिन हम निर्यात कम कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में। ठीक है, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं ऐसा नहीं है, कंपैरिजन में कम है दोनों के, आयात और निर्यात की तुलना में। अब भारत का जो विदेशी व्यापार 2022 में अगर आप देखोगे, निर्यात देखो कितना हुआ है, इसमें आप देखो बिलियन डॉलर में है ये, 61.82 बिलियन डॉलर में। आयात कितना है? 73.80। देखो फर्क तो है, ज़्यादा अंतर नहीं है लेकिन अंतर है, तो हम इसलिए ट्रेड डेफिसिट में जाएंगे। अब देखो अर्थव्यवस्था, ये तो हो गई अर्थव्यवस्था में किस किस देश की कैसी है, ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अब देखेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनका लेखांकन करना, उनके लेखांकन करने के लिए 3 क्षेत्रों में विभाजित करते हैं हम। तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जो एक्टिविटीज हो रही होंगी उसमें 3 क्षेत्र होंगे जहां से अर्थव्यवस्था चलती है। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं? एक तो प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, ये तो सबको पता है, पहला, दूसरा, तीसरा। लेकिन प्राथमिक क्षेत्र में क्या आएंगे? तो प्राथमिक क्षेत्र में याद रखिएगा, आपसे पूछता है इनमें से कौन सी एक्टिविटी अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में आती है। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी? प्राइमरी सेक्टर की। प्राइमरी सेक्टर हम किसको बोलेंगे? जितने भी लोग एग्रीकल्चर यानी कृषि से जुड़े हुए हैं, कृषि और उनसे संबंधित क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, यानी खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, उसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। ठीक, दूसरा देखो इंडस्ट्रीज, उद्योग, जितने भी लोग हैं जो इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, कंपनीज से जुड़े हैं वो औद्योगिक क्षेत्र में आएंगे। सर्विस क्षेत्र, जितने लोग सेवाओं से संबंधित, अभी बात करते हैं कि सेवाएं क्या होती हैं, औद्योगिक क्षेत्र क्या होते हैं, कृषि कार्य के क्षेत्र में क्या होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र देखो, प्राथमिक क्षेत्र में, प्राइमरी सेक्टर में अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों को उत्पादक या उत्पाद या प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त किया जाता है, जिसमें कृषि इसमें फोकस करिए, कृषि और कृषि संबद्ध क्षेत्र शामिल होते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से कार्य शामिल होंगे? कृषि, एग्रीकल्चर, वानिकी, फॉरेस्ट्री, प्राकृतिक संसाधन है, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, पशुओं को पाल रहे हैं आप, मत्स्य, फिशरी, खनन, माइनिंग, डेयरी, सब्जी उत्पादन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, ये सब इसमें आएंगे प्राथमिक क्षेत्र में। इसमें क्या बोला? जितने भी लोग कृषि और उससे संबंधित चीजों से या व्यवसाय से जुड़े हुए हैं वो प्राथमिक क्षेत्र है। दूसरा द्वितीय क्षेत्र देखिए, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को, जो अभी एग्रीकल्चर या उनसे संबंधित जो एक्टिविटीज हो रही थी उनसे जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, जो कच्चा माल वहां से मिल रहा है, उसको अपने उपयोग में लेते हैं और कुछ चीजों का निर्माण कर देते हैं। इसके अंतर्गत की अर्थव्यवस्था विनिर्मित वस्तुएं, अब इसमें जो है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स बनती हैं। कुछ रॉ मटेरियल लिया, कुछ आटा लिया, पहली वाली उसमें से। कृषि में क्या है? उत्पादन है, गेहूं चावल उत्पादन कर रहे हैं, गेहूं खरीदा, गेहूं खरीद कर उसको आटा बना दिया, आटे से कुछ और वस्तु तैयार कर दी, नूडल्स बना दिए, आटे के बिस्किट्स में यूज कर लिया। ठीक है, तो वो होती है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। समझ में आया? द्वितीय क्षेत्र में शामिल गतिविधियां कौन सी? उद्योग, जितने इंडस्ट्रीज होंगी, फैक्ट्रीज होंगी वो इसमें। कंस्ट्रक्शन का कार्य भी इसी में आता है, सेकंड वाले में। ठीक है, कंस्ट्रक्शन का कार्य है। दूसरा विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, कपड़ा, मशीन आदि बनाते हैं। निर्माण में जैसे भवन आदि बनाते हैं तो सेकेंडरी में आएगा। इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन भी इसी में आएगा, सेकंड में। टर्शरी देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया हुआ इसमें। तृतीय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं, इस क्षेत्र को सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। अब सर्विस सेक्टर में क्या क्या आएगा? देखो अब इसमें समझो, जैसे बैंकिंग है, बैंकिंग क्या है? सेवा ही तो है, कोई इंडस्ट्री थोड़ा ही, कुछ उत्पादन थोड़ा ही ना हो रहा है उसमें, सेवा दे रहे हैं, बैंकिंग सेवा। बीमा एक सेवा ही तो, कुछ उत्पादन थोड़ा ही ना हो रहा है उसमें। ठीक है, व्यापार, शिक्षा भी एक सेवा है। हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप हमसे पढ़ रहे हैं, तो हम क्या आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम क्या, वी आर द सर्विस प्रोवाइडर। तो हम कौन से क्षेत्र में आएंगे? तृतीय क्षेत्र में आएंगे। जो आप लोग कृषि कर रहे हैं प्राथमिक क्षेत्र में जाएंगे, जो कुछ चीजें बना रहे हैं वो सेकेंडरी में आएंगे। स्वास्थ्य सुविधाएं, परिवहन, दूरसंचार आदि। अब देख लो एक राष्ट्र की आय में, यानी पूरा देश, कोई क्षेत्र कितना साल भर के अंतर्गत कमा रहा है इन एक्टिविटीज से, उसका परसेंटेज देखो क्या है ओवरऑल। हमारे प्रश्न यही बनते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र से, कृषि क्षेत्र से भारत में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? 18.8%। द्वितीय क्षेत्र का जो योगदान है 28.2%, और तृतीय क्षेत्र का जो है वो 53% सर्वाधिक। अब आप याद रखिएगा, हमारे देश की जो नेशनल इनकम है, हमारे देश की नेशनल इनकम आगे पढ़ेंगे, अगला चैप्टर वही रखा है हमने। ठीक है, जो नेशनल इनकम है वो 100% है।
अगर हमारा देश 100 रुपये एक साल के अंदर कमा रहा है, तो 100 रुपये में सबसे ज़्यादा वो जो सर्विस सेक्टर है, सेवा क्षेत्र है, 53% तो उससे ही मिल रहा है। उससे कम सेकंड नंबर पे द्वितीय क्षेत्र है और थर्ड नंबर पर अपने अंश में, राष्ट्रीय योगदान में तो सबसे कम जो है प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि का है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय कृषि का योगदान सर्वाधिक था। अब भारत की राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, या इसी को हम जीडीपी बोलते हैं, जीडीपी में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है। समझ गए? अब कुछ कुछ टर्म आए होंगे, नेशनल इनकम, जीडीपी, ये सब हम अगले चैप्टर में करेंगे। जैसे अब है राष्ट्रीय आय लेखा। इसका क्या मतलब है? नेशनल इनकम अकाउंट्स किसी देश के उत्पादन, उपभोग और जो वितरण है, ये विवरण नहीं है, ठीक है, वितरण से संबंधित जो विवरण है, विवरण मतलब डिस्क्रिप्शन है, यानी किसी कोई देश कितना उत्पादन कर रहा है, कितना उपभोग कर रहा है, कितना वितरण कर रहा है, उससे संबंधित जितना डेटा है, ठीक है, अर्थात इसी को बोलते हैं राष्ट्रीय आय। इससे संबंधित आंकड़ों को राष्ट्रीय आय लेखा कहा जाता है। समझ गए? समझ गए होंगे बिल्कुल। यहाँ कोई आपको जितना ये भारी भरकम विषय है, इससे लोग बचते हैं, इसको पढ़ने से भी, पढ़ाने से भी। तो आज आपको एटलीस्ट बेसिक फंडामेंटल तो क्लियर होंगे, इतनी तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। कोई ज़्यादा महान कार्य तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना है कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसमें बहुत अच्छी हो जाएगी इस क्लास के बाद में, ठीक है। तो इसमें इसमें क्या क्या शामिल किया था? राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी, इन सबको हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले एक देखो, कई सारे प्रश्न हम कर चुके हैं, मैं आपको बीच बीच में बताया हूँ। एक प्रश्न आता है कि वित्तीय वर्ष कब से कब शुरू होता है, तो याद रखिएगा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, बैंकों में भी फाइनेंशियल ईयर लागू होता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर। बजट वर्ष क्या होता है? बजट वर्ष और फाइनेंशियल वर्ष, नॉट वर्क, ठीक है, ये दोनों 1 अप्रैल से शुरू होते हैं, 31 मार्च को एंड होते हैं। वित्तीय वर्ष भी, बजट वर्ष भी, बजट ईयर भी और फाइनेंशियल ईयर भी। एक आता है कृषि वर्ष। अब याद रखिएगा, कृषि वर्ष को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। कृषि वर्ष शुरू होता है 1 जुलाई से और ये एंड होता है 30 जून को। जुलाई जून याद रखिएगा, 1 जुलाई से शुरू, 30 जून को खत्म अगले साल, ठीक है। ये प्रश्न आ चुका है आपको, इसलिए बताना जरूरी है। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले राष्ट्रीय आय को किसने भारत में जानने का प्रयास किया, कोशिशें कहाँ से शुरू हुई। अभी तो हम आएंगे इनको जानने पर, क्या है क्या नहीं। तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था 1863 में, और उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये वाली किताब का नाम पूछता है परीक्षा में, किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी ने, ठीक। और इसी किताब में इन्होंने ये इसका जिक्र किया था। 1931-32 में वी के आर वी राव ने इसमें सबसे पहले एक साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक मेथड से राष्ट्रीय आय की गणना पर कार्य किया। और राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का प्रतिपादक भारत में किसको माना जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। कभी प्रश्न पूछ दे आपको तो ये आप याद रखिएगा। तो थोड़े ऊपर से हम प्रश्न ले लिए हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखो, इसमें राष्ट्रीय आय को मापने की क्या क्या विधियां, नेशनल आय को कैसे कैसे मेजर करते हैं। तो एक व्यक्ति थे साइमन कुजनेस के अनुसार किसी देश की राष्ट्रीय आय को 3 विधियों से मापा जा सकता है। वो आपसे पूछ लेगा कि राष्ट्रीय आय को मापने की कौन कौन सी विधियां हैं। अभी हमने आपको ये नहीं बताया कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, एक लाइन में समझ में आ जाएगी जब हम अगला टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे, तो वहां इसको समझेंगे। अभी आप नेशनल इनकम ये समझ लीजिए, किसी देश की इनकम, एक साल की इनकम, जैसे आपकी एक साल की इनकम, आपके माता पिता की, मेरी एक साल की इनकम होती है, ऐसे ही हमारे देश की इनकम को समझिए। अभी वो कैसे निकालेंगे? अब देखो, 3 विधियों के द्वारा मापा जा सकता है। जैसे एक है उत्पादन विधि, दूसरी है आय विधि, तीसरी है व्यय विधि। यानी एक देश कितना उत्पादन कर रहा है उससे हम निकाल सकते हैं कि उस देश की आय क्या हो सकती है, राष्ट्रीय आय। कितना कमा रहा है वो देश, इससे निकाल सकते हैं। व्यय विधि, कितना खर्च कर रहा है। अब देखो तीनों मेथड को देखो। उत्पादन विधि, प्रोडक्शन मेथड में क्या है, इस विधि को वस्तु सेवा विधि कहते हैं। प्रोडक्शन में वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है, तो वास्तव में यह जीडीपी को दर्शाता है, ठीक, जिसमें देश में उत्पादित जो अंतिम वस्तुएं हैं और जो सेवाएं हैं उनका शुद्ध मौद्रिक मूल्य ज्ञात किया जाता है। अब देखो, प्रोडक्शन मेथड में नेशनल इनकम को जानने के क्या करते हैं, जो भी चीजें एक देश ने उत्पादन की है, पैदा की या बनाई, और सेवाएं जो एक साल के अंदर कर दी, उनका शुद्ध मौद्रिक मूल्य का मतलब है उनको पैसे में कन्वर्ट करो कि वो सेवाओं का मूल्य कितना होगा, कितना पैसा होता है उनका, ठीक है। उसमें ये उत्पादन विधि में आएगा। आय विधि में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों, आय विधि में
विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में देखो, कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, कंपनीज में लोग काम पर लगे होंगे। जो व्यवसायिक प्रक्रम है उनमें जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों की इनकम को जोड़ लो, तो ये आय इनकम मेथड है। एक मेथड से ऐसे निकाल सकते हैं। व्यय विधि में एक्सपेंडिचर में जो कुल आय है, ठीक है, जो कुल आय है या जो उपभोग पर पैसा खर्च किया जा रहा है उसको, या बचत पर, तो राष्ट्रीय आय का कुल उपभोग या कुल बचतों का योग आप करके निकाल सकते हैं। अब भारत में देखो, तो भारत में यूज जो कौन सी की जाती है, भारत में प्रोडक्शन मेथड, उत्पादन विधि तथा आय विधि से प्राप्त आय के आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अब हम आएंगे राष्ट्रीय आय पर। राष्ट्रीय आय को समझने से पहले पढ़ेंगे हम सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको सिंपली हम बोलते हैं जीडीपी। जीडीपी बहुत नाम आपने सुना होगा, ये कुछ लोगों को समझ में आता है और कुछ लोगों के सर के ऊपर से भी जाता है, ठीक है, कन्फ्यूजन बना रहता है। वो आज की क्लास में समाप्त हो जाएगा, चाहे कितने पुराना कन्फ्यूजन हो, और जिनको आता है उनको आता है, ठीक है, और बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको ये आता है, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं, अब आप समझ लीजिएगा। तो सकल घरेलू उत्पाद क्या है, ये एक वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा के भीतर, पहले तो इसमें टाइम पीरियड होगा एक साल में, ये हमारा भारत है, ठीक है, यहां पर हम भारत बना लेते हैं, ठीक है, ये हमारा भारत है, ठीक है। अब भारत के अंदर एक साल का समय लीजिए, मान लीजिए 2023 या 2024, 2023 से 24 मान लीजिए, कुछ भी कोई भी एक साल ले लीजिए, पूर्ण संपूर्ण वर्ष 12 महीने। तो एक साल के अंतर्गत भारत के अंदर, ठीक है, जितनी वस्तुओं का निर्माण हो रहा है, जितनी सेवाओं का निर्माण हो रहा है, ठीक है, यानी सभी वस्तुओं में भारत के अंदर एक साल में जितनी सेवाओं का उत्पादन हुआ है या वस्तुओं का उत्पादन हुआ है, उनको आप देखिए, उनका मूल्य कितना है, वो कितने रुपए की हैं, ठीक है, उनके मौद्रिक मूल्य को या कुल उत्पादन को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। समझ में आया? कितना सिंपल था ये। हमारे देश ने एक साल के अंदर जितनी वस्तुओं का निर्माण किया, जितनी सेवाओं का निर्माण किया, वो सारी वस्तुएं कंबाइंडली मिलकर सकल घरेलू उत्पाद कहलाएंगी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमारे घर का प्रोडक्ट, जीडीपी कहलाएंगी। तो जीडीपी एक राष्ट्र की समग्र आर्थिक गतिविधि का व्यापक माप है। अब देखो आईएमएफ के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इसके अनुसार 2023 में जीडीपी के द्वारा, अब जीडीपी के आधार पर देखेंगे विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं कौन सी हैं, यानी अपने देश में कौन सबसे ज्यादा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर रहा है, ठीक। सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन सी है, अमेरिका। नंबर 2 पर है चाइना, नंबर 3 पर है जापान, नंबर 4 पर है जर्मनी, नंबर 5 पे है हम यानी भारत, ठीक है, नंबर 6 पे ब्रिटेन। समझ में आया आपको? बिल्कुल। अब बहुत कुछ क्लियर हो रहा होगा। यानी इन देशों में उत्पादन, देखिए इन देशों में जो उत्पादन है, ठीक है, इन देशों में जो उत्पादन है उसके आधार पर, जीडीपी के आधार पर, ये विश्व की 5-6 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। अब 2023 में भारत की जो सकल घरेलू उत्पाद है वो कितनी है, ये भी जानने लायक बात है। तो जीडीपी नॉमिनल अगर आप देखेंगे तो 3.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और जीडीपी अगर ट्रिपल पी के मॉडल पर देखेंगे तो वो 13.03 ट्रिलियन है। तो हमारी इकोनॉमी जो नॉमिनल के आधार पर हम देखते हैं कि 3 ट्रिलियन, अभी मोदी जी ने कहा था कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, 3 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य है वो हमारा पूरा हो चुका है, ठीक है। तो 3.7 ट्रिलियन के साथ हम 5वें नंबर पर हैं। तो फर्स्ट नंबर पर याद रखिएगा अमेरिका है, ठीक है, फर्स्ट नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे नंबर पर। अब इसमें आप देखो यहाँ पर ये प्लेस चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये प्लेस चाहे चेंज कर सकते हैं आप। इसमें थर्ड स्थान पर जर्मनी है, फोर्थ स्थान पर जापान है, लेकिन भारत फिफ्थ पर, ये ब्रिटेन छठे पर है, ठीक है। लेकिन आप याद रखिएगा जो शुरू के 2 स्थान हैं इस पे अमेरिका, पहले पर अमेरिका ही है, दूसरे पर चाइना है, और 5वें पर भारत है, ये आप जरूर याद रखें। एक टर्म आपको और सुनने को मिलता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अच्छा एक चीज और, आप इसको मैं रह गया था, तो भारत की सकल घरेलू उत्पाद में अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में जो तीनों सेक्टर थे उसमें आप देख लीजिए, ये तीनों सेक्टर हम आपको वहां ही बता चुके हैं। ये भी याद रखिए जीडीपी में यही योगदान है जितने परसेंट का हमने पीछे डिस्कस किया है, ठीक है। आगे देखें, सकल घरेलू उत्पाद हो चुका है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी क्या होता है। अब देखो इसमें क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आशय यह है कि एक वर्ष की अवधि में, समय एक साल ही रहेगा पूरा, एक देश के सामान्य नागरिकों, अब यहां सामान्य नागरिकों के द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर या बाहर उत्पादित की गई अंतिम वस्तुओं
और सेवाओं के मूल्य से है। अब देखो ये कितना आसान है। पहले हमने देख लिया हमारे देश के अंदर, हमने देखा हमारे देश के अंदर एक साल के अंदर अंदर जितनी वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है उसका कुल मौद्रिक मूल्य, उसका कुल दाम कितना है, कीमत कितनी है जो हमारे देश के अंदर। अब हमारे देश के अंदर जो थी उसमें विदेशी कंपनियां भी थी, है ना, तो विदेशी कंपनियों का उत्पादन भी हमने जीडीपी में लगा लिया। लेकिन जब हम जीएनपी लगाएंगे ना, तो जीएनपी में हम क्या देखेंगे, जीएनपी में हम ये देखेंगे कि एक देश के सामान्य नागरिकों के द्वारा देश की घरेलू सीमा में या बाहर उत्पादित की, यानी भारत के लोग, बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं, बाहर नौकरियां करते हैं, अमेरिका में, यूके में, बहुत जगह, कनाडा वगैरह में, वहां से भी अर्निंग होती है। ठीक है, इसके अलावा भारत के लोग जो बाहर रहते हैं वो वहाँ जो काम कर रहे हैं, वहाँ जो वस्तुओं का निर्माण, हमारी भारत की बहुत सारी कंपनी में बाहर जो सेवाएं दे रही हैं, जो कुछ निर्माण कर रही हैं, ठीक है, उनके मूल्य से है ये। तो इसका मतलब क्या होगा, जीएनपी क्या होगा, जीएनपी पहले वाले में हमने सबको ले लिया था, मतलब भारत के अंदर जीडीपी में हमने क्या लिया, भारत के अंदर सब थे, विदेशी कंपनियां जो भारत में पैदा कर रही हैं, प्रोडक्शन कर रही हैं, सर्विसेज दे रही हैं, वो भी थी उसमें। और जीएनपी में हमने क्या किया, पूरी जीडीपी को ले लिया। ठीक है, पूरी जीडीपी को तो ले लिया, लेकिन भारत से बाहर जो विदेशी लोग रह रहे हैं या भारत की जो कंपनियां विदेशों में काम कर रही हैं, विदेशों में अर्जित निवल आय, ठीक है, इसको हम बोलेंगे कमाई हुई आय जो है, ये कहलाएगी जीएनपी। इनको अगर जोड़ दें तो जीडीपी में अगर आप किसको जोड़ दें, विदेशों में अर्जित आय भारतीयों के द्वारा, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम अर्नड इन अब्रॉड, ये हो जाएगा। ठीक है, अब पहले में हमने क्या किया था, जीडीपी में हमने सबको ले लिया था, लेकिन विदेशी वालों को नहीं लिया था, जो भारत के लोग विदेश में रह रहे हैं। इसमें हमने क्या किया, जीडीपी तो है ही, जीडीपी में वो भी आ गए ना जो विदेशी थे। अब हम भारत के लोगों की बात कर रहे हैं, हमारे भारत के लोग बाहर जाकर के पैसा कमा रहे हैं, भारतीय कंपनियां बाहर से पैसा कमा रही हैं और भारत को भेज रही हैं। ठीक है, तो एक तो वो वाला, तो देशवासियों द्वारा अर्जित आय जो है, एक तो ये रहेगी। लेकिन हम जीएनपी जब निकालेंगे तो उस जीएनपी में से हम उन विदेशियों को निकाल देंगे जो हमारे देश में जिन कंपनियों का सेटअप है। समझ में आया आपको, यानी जीडीपी में एक बार ये शामिल तो हो गए यहाँ पर, लेकिन इन्हें हमें बाहर करना है तो हम जीएनपी निकाल निकाल पाएंगे। समझ में आएगा, जीएनपी समझ गए ना आप, बहुत आसान है। जीएनपी क्या है, जो जीडीपी है हमारे देश की वो, प्लस जो हमारे देश के लोग बाहर काम कर रहे हैं, हमारे देश की कंपनियां बाहर पैसा कमा रही हैं, उस पैसे को भी जोड़ो। और अब उन विदेशी लोगों द्वारा हमारे देश में, विदेशी कंपनियां बहुत सारी हमारे देश में जो उत्पादन कर रही हैं, कमा रही हैं, विदेशी लोग हैं बहुत सारी नौकरियां कर रहे हैं, उन सबका पैसा घटा दो, इसमें से हटा दो तो जीएनपी आएगा। समझ गए। तो बंद अर्थव्यवस्था में, इन क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी, यानी इन दोनों का अंतर जीरो होता है। तो जो क्लोज्ड इकोनॉमी होती है उनमें जीडीपी और जीएनपी इक्वल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे निवल राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी क्या होता है, जीएनपी जो आया हमारा ऊपर, उसमें से डेप्रिसिएशन हटा दीजिए। तो देखो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में बहुत सारी मशीनें वगैरह भी रहती हैं। ठीक है, मशीन देखो हर साल कोई गाड़ी है तो उसका मूल्य घटता चला जाता है। ठीक है, क्योंकि मशीन की लिमिट होती है या फिर उनकी एक एज, आपकी आयु सीमा होती है, उनकी भी धीरे धीरे उनकी एफिशिएंसी कम होने लगती है। ठीक है, तो मशीनों की घिसावट का अनुमानित मूल्य उसमें से निकाल देंगे हम कि कितना कम हो चुका, जीएनपी में से उसको घटा दो तो एनएनपी आ जाएगा। सिंपल है। अब बात करेंगे राष्ट्रीय आय की, नेशनल इनकम, लास्ट में आया बिल्कुल। तो जब एनएनपी का मूल्यांकन या माप को साधन लागत पर किया जाता है तो उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आय, देखो इसमें याद रखिएगा, जब हम एनएनपी का मूल्यांकन अथवा उसकी माप को साधन लागत पर करते हैं, ठीक है, तो उसे राष्ट्रीय आय बोलते हैं। टेक्निकल डेफिनेशन तो आपको यही याद रखनी, जब एनएनपी का मूल्यांकन अथवा माप साधन लागत पर किया जाता है तो उसको राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक, आप इसको याद रखिए। अभी साधन लागत को एक इंग्लिश में टर्म आती है, इसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। अभी समझ में आ जाएगा, इसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें प्रश्न जो आएंगे वो इन्हीं शब्दावली पर आएंगे, हम इसको समझाएंगे आपको जरूर। ठीक है, साधन लागत, तो राष्ट्रीय आय की गणना या तो लागत पर होगी, लागत या मूल्य पर की जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए साधन जो हम बोल रहे हैं साधन लागत बोलते हैं, इसको फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर कहाँ लिखे हैं इसको, तो दो मूल्यों पर करते हैं। एक तो होता है साधन लागत पर, फैक्टर कॉस्ट पर, एक होता है बाजार लागत पर या मार्केट कॉस्ट पर। तो साधन लागत जो है, जब किसी उत्पाद को उत्पादन किया जाता है, यानी किसी प्रोडक्ट को जब बनाया जाता है, तो जो उत्पादन करता है, ठीक है, उत्पादनकर्ता को उत्पादन के लिए जितनी चीजों की आवश्यकता पड़ती है,
जैसे कच्चा माल है, मजदूरी है, बिल है, किराया है, ब्याज है, ठीक है, उत्पादनकर्ता का लाभ है, ये सब जब उसे देना पड़ता है, इन कारकों को जब हम शामिल करते हैं तो ये कहलाता है फैक्टर कॉस्ट। सिंपली इतना समझिए, फैक्टर कॉस्ट। तो इसे फैक्टर को समझिए, फैक्ट्री मूल्य भी इसको कह देते हैं। बाजार लागत या मार्केट कॉस्ट क्या होता है, जब किसी उत्पाद के साधन लागत में, जो उत्पाद है उसका साधन लागत जो अभी हमने पीछे बात की है, उसमें हम जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को भी जोड़ देते हैं, तो हमें बाजार लागत मिल जाती है। ठीक है, चलिए अब इसमें समझ में आ गया। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना साधन लागत पर की जाती है, भारत में। ठीक है, याद रखिएगा, साधन लागत पर की जाती है, कभी भूल जाएं आप, भारत में यही चलता है, भारत में यही चलता है। ठीक है, लेकिन आपको बताना दोनों जरूरी थे, समझ में आ गया। तो हम कैसे लिखेंगे, NNPFC, यानी ये हो जाएगा। NNP का भी मतलब आपको पता है क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, NNP एट फैक्टर कॉस्ट, FC मतलब फैक्टर कॉस्ट। इसमें क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कॉस्ट। इसको पूरा ऐसे हमने, जो आप इसको पढ़ोगे ऐसे, साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, NNI। ये NN क्या, NNN क्या होता है, इसको इसको बोलते हैं नेशनल, नेट नेशनल इनकम, निवल राष्ट्रीय आय, या इसी को हम NI बोलते हैं। तो NI हम क्या निकालेंगे, नेशनल इनकम क्या होगी, नेशनल इनकम को हम कैसे करेंगे, NNP। NNP में से हम इनडायरेक्ट टैक्सेस, अगर हम NNPFC निकालना चाहते हैं तो NNP मार्केट प्राइस से हम इनडायरेक्ट टैक्स को निकाल देंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे, तो हमारी नेशनल इनकम आ जाएगी। ठीक है, तो NNPFC जो है, ये NNI, NI, राष्ट्रीय आय, ये सब एक ही टर्म है। ठीक है, अब एक टर्म आपको मिलता है कि प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, इसको PCI बोलते हैं। तो देश की कुल राष्ट्रीय आय को अगर हम जनसंख्या से डिवाइड कर दें देश की, तो वो पर कैपिटा इनकम निकल जाती है। तो राष्ट्रीय आय से जुड़ी सभी संकल्पनाओं में प्रति व्यक्ति आय को लोगों के आर्थिक कल्याण को, याद रखिएगा, लोगों के आर्थिक कल्याण को प्रदर्शित करने की दृष्टि से सबसे बेहतर माना जाता है। अब एक टर्म और आता है आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में क्या मतलब है, समृद्धि का अर्थ मतलब ग्रोथ से है, तो किसी देश के उत्पादन में वृद्धि को हम आर्थिक समृद्धि कहते हैं। ठीक है, अब आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय देश में वस्तु उत्पादन सेवाओं में वास्तविक वृद्धि जो होती है। आर्थिक समृद्धि का संबंध ऐसे भी कर सकते हैं आप कि सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से मानते हैं। तो किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मानदंड क्या है, प्रति व्यक्ति आय, इसको बताना जरूरी था। ठीक है, ये भी हम देख चुके हैं। आर्थिक विकास क्या होता है, आर्थिक समृद्धि देखिए, अब आर्थिक विकास देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आर्थिक विकास से आज से जो है, किसी देश के समस्त उत्पादन साधनों का कुशलतम उपयोग है। जो साधन प्रयोग किए जा रहे हैं उत्पादन में, उनका कितनी एफिशिएंसी के साथ आप प्रयोग कर पाए हैं। आर्थिक विकास का संबंध लोगों के कल्याण में वृद्धि से है। इसमें गरीबी, बेरोजगारी, यानी जो आपने उत्पादन किया है, ठीक है, इसमें, हाँ फिर से समझिए इसको, जो आपने उत्पादन किया है, उस उत्पादन को यूज करके आप कितनी गरीबी, कितनी बेरोजगारी, कितनी असमानता को दूर कर पाए हैं। तो जब भी आर्थिक विकास का मतलब आप कहेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो समाज से जुड़ जाएगा। ठीक है, वो समाज से जुड़ जाएगा। यहां तक हम वस्तुओं की मूल्य तक था मान इसका। आर्थिक विकास दर क्या होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट, तो सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन की दर को बोलते हैं। आर्थिक विकास दर क्या होती है, बीते वर्ष की जीडीपी और वर्तमान वर्ष की जीडीपी में माइनस कर दीजिए, और जो बीते वर्ष की जीडीपी उससे डिवाइड कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगी ग्रोथ। 11वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर हमारी 7.8% थी, सबसे ज्यादा, और तीसरी पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सबसे कम थी। ये फैक्ट याद रखेंगे, आपसे पूछता है ये। 2006 से 7 में 9.6 थी, सबसे ज्यादा। ठीक, पंचवर्षीय योजनाओं में तो इसमें सबसे ज्यादा 11वीं में थी, और थर्ड में सबसे कम थी। ओवरऑल अगर अभी तक भारत में देखें, 2006 से 2007 के बीच में 9.6 सर्वाधिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ थी भारत की। चलिए अब हम बात करते हैं, एक टर्म आता है हरित लेखांकन या ग्रीन अकाउंटिंग। तो हरित लेखांकन को हम पर्यावरणीय लेखांकन या इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग भी कहते हैं। कभी टर्म पूछ ले आपसे, तो आर्थिक विकास की प्रक्रिया में राष्ट्रीय उत्पाद को बढ़ाने में जो प्रकृति प्रदत्त संसाधन है, जैसे वन संपदा, खनिज संपदा, जल संपदा आदि का जो लगातार क्षय हो रहा है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं हरित लेखांकन करना। तो हरित लेखांकन में राष्ट्रीय आय का आकलन की एक ऐसी विधि है जिसमें राष्ट्रीय उत्पाद की जो अभिवृद्धि में प्रयुक्त हुए प्रकृति प्रदत्त संसाधन है, उनके अपक्षय लागतों को राष्ट्रीय उत्पाद से घटाया जाना चाहिए। ठीक है, इन सब की कीमतों को, ये जो क्षय हो रहा है, इस लॉस को घटाया जाना चाहिए राष्ट्रीय उत्पाद से, इसका मतलब ये है। अब आपने कॉन्सेप्ट
सुना होगा या पढ़ा होगा, सतत विकास या धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये कॉन्सेप्ट आया था, इसका मतलब पहले समझेंगे क्या होता है सतत विकास। सतत विकास का मतलब है कि जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है, ठीक, जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है उनका हम यूटिलाइजेशन, उनका उपभोग या उपयोग इस तरह से करें कि आज जो वर्तमान में हम लोग हैं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाए और जो आने वाली जनरेशन्स हैं, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उनके लिए भी वो थोड़ा सा बचा रहे, थोड़ा सा क्या वो भी उपयोग कर सकें आने वाली। इसको बोलते हैं धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 17वीं बैठक में 2030 तक जो है सतत विकास हेतु एजेंडा के तहत सदस्य देशों के द्वारा 17 विकास लक्ष्य, तो याद रखिएगा 17 सस्टेनेबल गोल्स हैं जो डिसाइड किए गए, 7 एसडीजीज हैं और 169 प्रायोजन अंगीकृत किए गए हैं। चलिए, तो सतत विकास एक ऐसा विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करते हो। तो ऐसे 17 लक्ष्य डिसाइड किए गए और 17 लक्ष्य कौन कौन से हैं? पहला लक्ष्य है गरीबी को उसके सभी रूपों में हर जगह समाप्त करना, हर देश के लिए हैं ये गोल्स। और भुखमरी समाप्त करना, स्वस्थ जीवन को सुरक्षित करना, स्वास्थ्य जीवन को सुरक्षित करना, समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना, लैंगिक समानता हासिल करना, सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता, भरोसेमंद और टिकाऊ ऊर्जा, समावेशी सतत आर्थिक विकास, औद्योगिकरण नवाचार को बढ़ावा देना, देश के भीतर असमानता को कम करना, शहरों और मानव बस्ती को समावेशी, सुरक्षित और लचीला टिकाऊ बनाना। ये सब आपको याद रहेंगे। 17 के 17 हैं। टिकाऊ खपत उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करें, जलवायु परिवर्तन इसके प्रभावों को निपटना पड़ेगा, महासागरों और समुद्री जो संसाधन है उनका संरक्षण, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के स्थायी उपयोग, मरुस्थलीकरण मुकाबला करने और भूमि क्षरण को रोकने, जैव विविधता के नुकसान को रोकने के लिए, और समावेशी संस्थानों का निर्माण करना होगा, वैश्विक साझेदारी को पुनर्जीवित करना होगा। चलिए अब देखो वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 वाली क्या कहती है। चलिए जरा इस पर नजर डालिए आप। अब ये 2022 वाला आपके सामने है, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 की है, जिसमें भारत की रैंक 121 थी। अभी इसको चेंज करते हैं 2023, ठीक है, लास्ट ईयर की हमें देखनी है 2023 की। तो 2023 में ये रैंक चेंज हुई है भारत की। 2023 वाला डेटा आपको याद रखना है, ये 2023 वाला डेटा आपको याद रखना है। और 2023 में जो रैंक है वो कितनी है, 162 देश हैं इस बार। 162 देश में कुल मिलाकर के भारत की रैंक 112 है। 21 को चेंज करके 12 कर दीजिए, ठीक है, 112वें स्थान पर है भारत की रैंक है। प्रथम कौन है फिर, फर्स्ट कंट्री को भी तो हमें समझना होगा। प्रथम क्या है, फिनलैंड, ठीक है, ठीक है, इसमें है फिनलैंड पहले, प्रथम स्थान पर फिनलैंड, दूसरे पर स्वीडन और भारत है 112वें स्थान पर। तो ये रिपोर्ट सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में देशों की प्रगति का एक वैश्विक मूल्यांकन है, ठीक है। अब इसमें पहले स्थान पर पिछली बार भी फिनलैंड था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसमें ये दो रैंकिंग है, इसमें दूसरे स्थान पर जो है, इसमें दूसरे स्थान पर अब स्वीडन है, ठीक है, दूसरे स्थान पर स्वीडन है, तीसरे स्थान पर डेनमार्क है, ठीक है, इसलिए चेंज कर दिया है। नेक्स्ट वन देखिए, अगला टॉपिक है निर्धनता। दो ये सारे टॉपिक्स आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। निर्धनता, गरीबी को देखिए। तो गरीबी क्या होती है, वह व्यक्ति जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता। उसकी मूलभूत आवश्यकताएं क्या हो सकती हैं, देखिए, एक तो भोजन है, आवास है, कपड़ा है, शिक्षा है और स्वास्थ्य है। ये मूलभूत आवश्यकताएं प्रत्येक व्यक्ति की होती है। अगर एक व्यक्ति अपने जीवन में इन मूलभूत आवश्यकताओं को नहीं पूरा कर पा रहा है तो वो निर्धन है, गरीब है। निर्धनता क्या है, गरीबी अथवा निर्धनता का आशय उस सामाजिक अवस्था से है जिसमें समाज के एक वर्ग के लोग अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते। ये गरीब की डेफिनेशन है, गरीबी की है। तो व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं भोजन, कपड़ा, आवास, प्राथमिक शिक्षा और चिकित्सा होती हैं। 5 इंपॉर्टेंट है ये। और निर्धनता को मापने के लिए समय समय पर प्रयास होते रहे हमारे देश में। तो गरीबी रेखा एक चीज़ डिसाइड की गई, पॉवर्टी लाइन एक माप है जिसके द्वारा निर्धनता या गरीबी को मापने का जो है टूल बनाया गया। इसमें क्या किया गया, तो एक लाइन का मतलब यहाँ पर यह है कि कोई एक मानक बना दिया हमने कि इतने रुपए या उतने रुपए या इतने कोई भी मान लीजिए 100 रुपये कमाने वाला व्यक्ति जो 100 रुपये से ज़्यादा कमा रहा है वो जो है गरीबी रेखा से ऊपर, और जो 100 से कम कमा रहा है वो गरीबी रेखा से नीचे। तो इस 100 रुपये को या कोई एक ऐसे मूल्य को हमने मानक बना दिया। यहाँ पर हम मूल्य का एग्जाम्पल ले रहे हैं, लेकिन मानक किस चीज़ को बनाया था ये हम देखेंगे, ठीक है। तो उस मानक से ऊपर जो भी व्यक्ति हैं वो अबव पॉवर्टी लाइन
या एपीएल कहलाए, और जो नीचे है बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन कहलाए। तो किसी देश में गरीबों की संख्या को हेड काउंट रेशियो द्वारा व्यक्त करते हैं। हेड काउंट रेशियो क्या होता है? गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो लोग हैं उनकी आबादी का अनुपात। तो एचसीआर क्या होता है? हेड काउंट रेशियो क्या होता है? बीपीएल लोगों की संख्या डिवाइड बाई कुल जनसंख्या से निकल आएगा। तो विश्व बैंक के अनुसार भारत में गरीबी रेखा की जो प्रतिशत संख्या है वो 21.9। तो भारत में कितने परसेंट गरीबी है? भारत में 21.9% लोग ऐसे हैं जो अपनी बेसिक बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते। सीएसओ ने राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ों के लिए आधार वर्ष पहले 1999 से 2000 किया था पहले इसको, ठीक है, लेकिन बाद में इसको परिवर्तित करके वर्ष 2004 से 5 कर दिया। ये वर्तमान में ये वाला यूज्ड है, ठीक है। 30 जनवरी 2015 को आधार वर्ष 2011-12 कर दिया। तो वर्ष भी चेक करेंगे, पहले 1999 से 2000 था, फिर 2004-2005 हुआ, फिर उसके बाद 2011 कर दिया। तो गरीबी से संबंधित जो अगर आप देखेंगे राष्ट्रीय आय के आंकड़े वो इसी पर आते हैं। अब देखो इसमें सैद्धांतिक रूप से गरीबी की माप करने के लिए सापेक्ष और निरपेक्ष प्रतिमानों को यूज किया जाता है, रिलेटिव मेजर्स को और एब्सोल्यूट मेजर्स को, ठीक है। इसमें देखो, अब इसमें विभिन्न आयु वर्ग के लोगों द्वारा आपस में आय की असमानता को सापेक्ष गरीबी बोलते हैं। देखो जैसे अलग अलग लोग हैं, अलग अलग इनकम उनकी होती है, ठीक है। तो उसमें मान लो एक व्यक्ति कमा रहा है 500 रुपये महीना, एक व्यक्ति कमा रहा है 200 रुपये महीना, ठीक है। और ये व्यक्ति जो है 200 रुपये वाला, ये 500 रुपये कमाने वाले की तुलना में गरीब है, ठीक है। और 500 और यहाँ पर 1000 कमाने वाला है, तो 1000 कमाने वाले की तुलना में ये गरीब है। तो इसको बोलते हैं, ये कंपैरिजन होता है इसमें, ठीक है। ये क्या है? ये आपस में आय की असमानता को दर्शाता है। तो इसको मापने की, तो सापेक्ष रिलेटिव जो पॉवर्टी, इसको मापने के याद रखिएगा, इसको ये रिलेटिव है, ठीक है, ये एब्सोल्यूट है नीचे वाली, ये एक सापेक्ष है, एक निरपेक्ष है इसमें, ठीक है, एक सापेक्ष है। अच्छा यहाँ ठीक लिखा हुआ है सापेक्ष प्रतिमान है ये, इसको या तो रिलेटिव मेजर बोलेंगे या रिलेटिव पॉवर्टी बोलेंगे। हमने दूसरा वो आपको बता दिया था कि निरपेक्ष होता है, ठीक है, दूसरा वाला जो है। तो इसमें पहले समझिए, तो लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक का यूज किया जाता है सापेक्ष गरीबी को मापने के लिए। दूसरा आता है निरपेक्ष प्रतिमान, तो निरपेक्ष गरीबी बोलते हैं या इसको निरपेक्ष प्रतिमान। तो भारत में निर्धनता की माप करने के लिए भारत में देखो कौन सा टूल है, ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी वाला यूज किया जाता है, ठीक है, जो कि न्यूनतम आय पर चेक किया जाता है या न्यूनतम उपभोग पर चेक किया जाता है। तो मनुष्य की पोषक आवश्यकताओं इसके अलावा तथा अनिवार्यताओं के आधार पर आय और उपभोग व्यय के न्यूनतम स्तर को ज्ञात किया जाता है इसमें। और न्यूनतम उपभोग और व्यय को ही जो है गरीबी रेखा कहा जाता है। अब इसको याद रखिएगा, ये प्रश्न आ चुका है दोनों। इसमें देखो गरीबी रेखा की ऐतिहासिक विधियां देखते हैं हम क्या क्या है। दादा भाई नौरोजी की किताब है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इस किताब में दादा भाई नौरोजी ने इसमें पहली बार गरीबी के मापन को जो है जीवन जीने की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति से बताया था। और इन्होंने गरीबी रेखा 1867-68 के मूल्य पर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष विभिन्न देशों के हिसाब से जो बताई थी वो ₹16 से 35 के बीच में निर्धारित की थी। अब दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रस्तावित गरीबी रेखा एक न्यूनतम आधारभूत आहार आवश्यकताओं की लागत पर आधारित थी, ठीक है। अब देखेंगे आहार किस तरह से। अब एक राष्ट्रीय योजना समिति बनी थी 1938 में, नेशनल प्लानिंग कमेटी। तो राष्ट्रीय योजना समिति की जो गरीबी रेखा है, ठीक है, तो ये प्रति व्यक्ति प्रति माह अगर 15 रुपये से लेकर 20 रुपये तक भी न्यूनतम जीवन स्तर अगर आप, तो गरीबी रेखा का जो आधार मूल्य था अगर इनके अकॉर्डिंग देखें दादा भाई नौरोजी के 16 रुपये से 35 रुपये के बीच में था, ठीक है। और अगर इनके साथ देखें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर राष्ट्रीय योजना समिति 1938 में जो बनी थी, ये सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में बनाई गई थी ये, ठीक है, ये नेशनल प्लानिंग कमेटी जो थी। तो इसमें 15 रुपये से 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय प्रति माह को गरीबी रेखा अनुमानित किया गया, ठीक है। 15 रुपये से 20 रुपये तक जो भी इसमें प्रति व्यक्ति प्रति माह, ठीक है, प्रति व्यक्ति प्रति माह इतने रुपए अगर कोई कमा रहा है, ठीक है, उसको जो है गरीबी रेखा की अनुमानित रेखा बताया गया, ठीक है। इससे ऊपर वाले जो हैं वो गरीब नहीं है, गरीब रेखा से ऊपर, इससे नीचे वाले गरीब हैं या इतना कमाते हैं तो गरीब है प्रति माह। इसके अलावा देखो राष्ट्रीय योजना समिति, ये इसके अध्यक्ष आप याद रखेंगे। बॉम्बे प्लान की बात करें 1944 में 75 रुपये प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष को गरीबी रेखा का आधार माना गया बॉम्बे प्लान के अकॉर्डिंग। इसके अलावा स्वतंत्रता के पश्चात की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पर आप नजर डालिए। योजना आयोग विशेषज्ञ समूह 1962 में आया था, प्लानिंग कमीशन एक्सपर्ट कमेटी। तो इसने क्या किया, योजना आयोग द्वारा गठित कार्यकारी समूह ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग गरीबी रेखाएं बनाई। इन्होंने बताया कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में यदि एक व्यक्ति 20 रुपये प्रति व्यक्ति
यहाँ पर प्रति वर्ष नहीं होगा, प्रति माह होगा, ठीक है, प्रति माह। एक करेक्शन करेंगे यहाँ पर, प्रति माह, ठीक है। तो ग्रामीण कोई गांव में रहने वाला व्यक्ति, ठीक है, अगर 20 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह इतना उपभोग या खर्च कर ले रहा है, ठीक है, तो उसको उसके आधार पर गरीबी रेखाएं बनाई गई, ठीक है। शहर में रहने वाले के लिए ये 20 रुपए बनाई गई, ठीक है। 20 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह अगर इतना खर्च कर रहा है तो वो क्या है, वो गरीबी रेखा से ऊपर है। और इससे कम, इन दोनों जगहों पर इनसे कम अगर खर्च कर रहा है तो वो गरीबी रेखा से नीचे। अगली समिति है नीलकांत दांडेकर और एनएथ रथ समिति, 1971 में आई थी। वर्ष याद रखिएगा इसलिए लिखवाए हुए हैं यहाँ पर। 1971 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण एनएसएस के आधार पर पहली बार वैज्ञानिक विधि से गरीबी रेखा का निर्धारण नीलकांत दांडेकर और एन रथ द्वारा किया गया। इसको दांडेकर रथ फॉर्मूला कहा गया। तो एनएसएस के आधार पर भारत में गरीबी रेखा की पहली व्यवस्थित मूल्यांकन कब किया गया? तो इन्होंने जीवन निर्वाह या बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताओं के स्थान पर न्यूनतम कैलोरी यानी न्यूनतम खपत, भोजन से संबंधित है, ये आहार से संबंधित, इसको मानदंड बनाया। इन्होंने क्या बताया, देखो ये आता है परीक्षा में इसलिए डेटा दिया है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन 2250 कैलोरी उसको मिल रही हैं या इतनी नहीं उसको नहीं मिल पा रही हैं तो वो ग्रामीण क्षेत्र में गरीब है व्यक्ति। शहरी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति अगर उसको भी 2250 कैलोरी उसको डेली मिल रही हैं, प्रतिदिन मिल रही हैं या उससे ज़्यादा मिल रही हैं तो गरीबी रेखा से ऊपर है। और इतनी मिल रही हैं या इससे कम मिल रही हैं तो वो गरीबी रेखा से नीचे है। तो गरीबी रेखा कितनी हुई? 2250 कैलोरी। तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन 2250 कैलोरी प्रदान करने के लिए एक तरीके से पर्याप्त था उस समय। वाई की अलग समिति 1979 में आई थी। अब इसमें देखो, इसमें जो उपभोग व्यय है उसके आधार पर ग्रामीण में जो है 2400 कैलोरी की गई और शहरी में जो है 2100 कैलोरी की गई। तो ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखते हैं लोग ज़्यादा कार्य करते हैं, ठीक है। इसमें प्रतिदिन उपभोग की जो उपभोग व्यय पोषक तत्वों में या पोषण में या भोजन में 2400 कैलोरी अगर उसको मिल रही हैं या उससे कम मिल रही हैं तो वो गरीबी रेखा से नीचे है या वो गरीब है। प्रतिदिन 2100 कैलोरी मिल रही हैं उससे कम मिल रही हैं तो वो क्या है, गरीब है एक तरीके से। या इतनी मिल जाए उससे ऊपर चला जाए तो गरीबी रेखा से ऊपर। ये है गरीबी रेखा की लाइन है, 2100 कैलोरी या 2400 कैलोरी। शहर में 2100 कैलोरी और ग्रामीण में 2400 कैलोरी। दोनों का डेटा अलग अलग है, पूछता है। पिछले वाले में एक जैसा था। इसको मैं फिर से बता देता हूँ, कभी यहाँ आप कंफ्यूज हो बाद में कमेंट में पूछो। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप देखो, ग्रामीण तथा शहरी, अब इस वाली समिति ने अगर हम बात करें, देखो जो नीलकांत दांडेकर समिति थी इसने क्या किया, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति जो थे वो दोनों में रहने वाले के लिए 2250 कैलोरी प्रतिदिन रखा। अगर इससे कम कैलोरी मिल रही हैं, ठीक है, गांव के व्यक्ति को या शहर के व्यक्ति को, तो वो गरीबी रेखा से नीचे है या वो गरीब है, ठीक है। इससे ऊपर मिल रही तो ऊपर आ जाएगा। ऐसे ही ये था। तो गांव में रहने वाले व्यक्ति को अगर प्रतिदिन 2400 कैलोरी से कम मिल रही हैं खाने में, भोजन में, तो वो क्या है, वो एक गरीब है, गरीबी रेखा से नीचे है या गरीब है। ऐसे ही शहर में रहने वाले व्यक्ति को यदि 2100 कैलोरी अगर नहीं मिल रही हैं उसे या उससे कम मिल रही हैं तो वो क्या है, वो गरीब है। लकड़वाला समिति आई 93 में। तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों के लिए अलग अलग सूचकांक की बात की इसने, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे वेरिएशंस दिखाई दिए। तो इसमें ये याद रखिएगा कि लकड़वाला समिति किससे संबंधित थी, तो ये गरीबी के अनुमान से संबंधित थी, ठीक है। तो इसमें जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक, श्रमिक या ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPIAL का उपयोग करने का सुझाव दिया था, ठीक है। तो इसने जो है शहरों में औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए CPI और IW इंडस्ट्रियल वर्कर ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे इसमें ये। अब ये क्या होता है, गांवों में कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए CPIAL एग्रीकल्चरल लेबर आदि लेकर आए। तो CPI का मतलब होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और इसको पूरा बोलते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि मजदूर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और एग्रीकल्चर वर्कर, CPIAL। तो CPI-IW CPI-IAL की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की गरीबों के उपभोग प्रारूप को प्रतिबिंबित करता है एक तरीके से। आगे इसको डिस्कस करेंगे। सुरेश तेंदुलकर समिति भी इससे संबंधित थी। योजना आयोग ने वर्ष 2004 में सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। 2009 में इसने रिपोर्ट पेश की। तो इसने क्या बताया, देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव में रहने वाला कोई व्यक्ति, ठीक है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला कोई व्यक्ति, उसके लिए गरीबी रेखा 816 रुपये प्रति माह रखी गई, ठीक है, और या 27 रुपये 20 पैसे प्रतिदिन रखी गई, ठीक है। यानी अगर कोई व्यक्ति गांव में रहने वाला व्यक्ति 816 रुपये प्रति माह व्यय कर पा रहा है,
इतने खर्च कर पा रहा है या 27 रुपये प्रतिदिन खर्च कर पा रहा है, या तो 816 रुपये से कम खर्च कर पा रहा है, या प्रतिदिन एक महीने में 816 से कम खर्च कर पा रहा है, या एक दिन में 27 रुपये से कम खर्च कर पा रहा है, तो वो गरीब है ग्रामीण क्षेत्र में। शहर में अगर कोई व्यक्ति 33 रुपये प्रतिदिन से कम खर्च कर रहा है, या 1000 रुपये से प्रति माह 1000 रुपये से कम व्यय कर रहा है, तो वो गरीब है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है रोजगार एवं बेरोजगारी। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को आप अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, ठीक है। बेरोजगारी को समझे, शेयर भी कर दीजिएगा। 500 लाइक का टारगेट आप रखें। इसकी पीडीएफ को शेयर करेंगे हम आपको। तो अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, ये क्या है? बेरोजगारी एक सामाजिक दशा है, सब जानते हैं, जिसमें एक व्यक्ति काम या रोजगार पाने में अक्षम होता है, या किसी व्यक्ति को कार्य में ना लगा होने की स्थिति में, या कोई व्यक्ति अगर काम में नहीं लगा है तो वो बेरोजगारी है। या ऐसे कह सकते हैं किसी व्यक्ति की कार्य करने की इच्छा, क्षमता और योग्यता होने के बाद भी रोजगार या काम नहीं मिल पाता, उसको तो बेरोजगार कहते हैं। कार्य शक्ति क्या होती है? कुछ टर्म है इसमें। तो वे लोग जिनको रोजगार मिल गया है और वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, ये कार्य शक्ति कहलाती है। श्रम शक्ति क्या कहलाती है? वे व्यक्ति जो कार्य करने के इच्छुक और योग्य हैं। 15 वर्ष से 59 वर्ष की आयु के लोग जो कार्य करने के इच्छुक और योग्य हों, वो लेबर फोर्स कहलाएगा, समझे? लेबर फोर्स। अब श्रम शक्ति के कार्य में ना लगे होने वाले अथवा बेरोजगार होने की स्थिति को दो रूप में बांटा जाता है, ठीक है, इसको समझिए। एक होती है ऐच्छिक बेरोजगारी, एक होती है अनैच्छिक, वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसमें देखिए, ऐच्छिक बेरोजगारी में यदि कोई व्यक्ति कार्य नहीं करना चाहता हो या उसको रोजगार पाने की इच्छा ना हो, वे प्रचलित मजदूरी पर कार्य करना नहीं चाहते हो, तो ये ऐच्छिक, यानी काम मिल रहा है उसको, दिहाड़ी भी उतनी मिलेगी उसको रोजगार पाने की, ठीक है, जो अभी रेट चल रहा है मजदूरी का, उस रेट पर काम करने को तैयार ना हो। दूसरा, उस व्यक्ति को कार्य करने की इच्छा ही नहीं हो, रोजगार पाने की इच्छा ना हो, तो ये ऐच्छिक बेरोजगारी, अपनी मर्जी से नहीं जा रहा है। दूसरा है अनैच्छिक बेरोजगारी में कई प्रकार हैं। एक है संरचनात्मक बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, घर्षणात्मक, मौसमी, चक्रीय। कल हमने प्रश्न भी कराए थे आपको इस तरह के। तो बेरोजगारी के प्रकार में आप देखो, ग्रामीण बेरोजगारी होती है, कुछ शहरी बेरोजगारी। तो ग्रामीण बेरोजगारी में अदृश्य बेरोजगारी होती है, मौसमी बेरोजगारी होती है। शहरी में औद्योगिक बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी। इनके एक टाइप को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ऐच्छिक बेरोजगारी अभी हमने देखा, अर्थव्यवस्था में इस प्रकार की बेरोजगारी को सामान्य बेरोजगारी में शामिल नहीं करते। जो लोग काम ही नहीं करना चाहते तो उनके लिए नहीं है। अनैच्छिक बेरोजगारी को बोलते हैं खुली बेरोजगारी या ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसा व्यक्ति जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार है, जो बाजार में रेट है मजदूरी का, दिन भर 400 रुपये 500 रुपये जॉब चल रहा है, उस पर तैयार है, लेकिन फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी। उसकी इच्छा के बिना ही उसको मिल रही है, वो चाह तो रहा है काम करना, लेकिन अब काम नहीं मिल रहा है। ऐसी बेरोजगारी में खेतीहर मजदूर होते हैं, शिक्षित व्यक्ति ये भी आते हैं। देखिए, संरचनात्मक बेरोजगारी, अब देखो इसमें एग्जाम्पल वो देखेंगे इसके टाइप। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है? अर्थव्यवस्था में औद्योगिक जो क्षेत्र है, इसमें संरचनात्मक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को हम क्या बोलते हैं? संरचनात्मक बेरोजगारी। इसका कल एक क्वेश्चन हमने करवाया था अपने प्रैक्टिस सेट में। तो जैसे प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, पुराने समय से अब तक देखो कितना एडवांस सिस्टम होता जा रहा है। पहले आप बोर्ड पे पढ़ते थे, आज स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ते हैं, टैबलेट में पढ़ते हैं, मोबाइल में पढ़ते हैं। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज होता है, उसकी वजह से जो पुराने कारीगर थे, वो अगर आपने आपको नहीं ढाल पाए नए सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो उनकी कुशलता फिर वो पुरानी वाली नहीं चलती, क्योंकि सिस्टम अपडेट हो चुका है, टेक्नोलॉजी अपडेट हो चुकी है, आप पीछे ही रह गए और अभी तक आप लोग आगे निकल गए। तो इसलिए जो पुराने वाले लोग थे, वो कारीगर, वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो ये होती है संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। समझ में आया होगा, ठीक है। भारत में जो बेरोजगारी का स्वरूप है वो कौन सा है? संरचनात्मक बेरोजगारी का है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अल्प रोजगार क्या होता है? अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसे व्यक्ति या श्रमिक मतलब काम करने वाले, ऐसे व्यक्ति जिनको थोड़ा बहुत काम मिलता है, लेकिन क्षमता के अनुसार काम नहीं मिलता या पूरा काम नहीं मिलता, उसे वर्ष में कुछ महीने के लिए बेरोजगार रहना पड़ता है, इसको अल्प रोजगार कहते हैं। जैसे कृषि में कुछ लोग लगते हैं, कृषि के टाइम पर, फसल बुआई के टाइम पर थोड़ा काम मिलेगा, जब फसल काटना होगा तो तब उनको काम मिलेगा, जब तक कटाई चलेगी, ठीक है। आगे देखें, छिपी हुई है प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। इसको अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी की संज्ञा दी जाती है। इसके अंतर्गत श्रमिक काम पर तो लगे हैं, किंतु कार्य में उनकी आवश्यकता ही नहीं है। उनमें से कुछ श्रमिकों को कार्य से हटा भी दिया जाता है। कुल उत्पादन जब उनको हटा भी देंगे तो उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, नगण्य होती है। तो भारत में कृषि क्षेत्र में अदृश्य बेरोजगारी की प्रधानता ज्यादा दिखती है हमें, ठीक है।
आगे देखें शिक्षित बेरोजगारी, एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ये सबसे ज्यादा संख्या मिलेगी। पढ़े लिखे लोगों द्वारा रोजगार ना प्राप्त कर पाना शिक्षित बेरोजगारी है। ऐसे श्रमिक जिनको शिक्षित करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं, शिक्षा देने के लिए, उनकी कार्यकुशलता भी अन्य श्रमिकों से अधिक होती है, लेकिन उनकी योग्यता जब बन जाती है तो योग्यता के अनुसार उन्हें काम ही नहीं मिलता, तो वो बेरोजगार रह जाते हैं। तो हमारे देश में शिक्षित बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। घर्षणात्मक बेरोजगारी, ऐसे व्यक्ति जो एक रोजगार को छोड़कर किसी दूसरे रोजगार में चले जाते हैं, दोनों रोजगारों के बीच की अवधि में वो बेरोजगार रहते हैं। आज कुछ काम कर लिया, कल कहीं दूसरा काम मिला तो उसको पकड़ लिया, परसों तीसरा कहीं और मिला तो उसको पकड़ लिया, लेकिन इस बीच में जो टाइम गैप है दूसरे काम को पकड़ने के बीच में, करने के बीच में का, वो घर्षणात्मक बेरोजगारी है। मौसमी बेरोजगारी, श्रमिकों को मौसम के अनुसार काम मिलता है, ठीक है, मौसम के अनुसार काम बदलना पड़ता है। जैसे खेती में आप कहेंगे तो सामान्यतः 7 से 8 महीने खेती में काम चलता है, बाकी समय बेरोजगार रहते हैं उसमें। चलिए ये सब कंप्लीट हुआ। अब देखो, अब है चक्रीय बेरोजगारी। इस प्रकार की बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की दर में चक्रीय उतार चढ़ावों के कारण आती है। जब अर्थव्यवस्था में मंदी आती है तो उत्पादन कम होता है, तो कम लोगों की जरूरत पड़ेगी, उत्पादन नहीं होगा, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे आर्थिक तेजी या आर्थिक सुस्ती, आर्थिक मंदी, ये सब आते हैं उसमें। अब एक टर्म आता है राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी। सार्वजनिक आय, व्यय और ऋण संबंधी जो क्रियाओं के प्रबंधन से संबंधित नीतियां होती हैं उनको राजकोषीय नीति कहते हैं, फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। सार्वजनिक आय यानी जो जनता से प्राप्त आय है, व्यय है, ठीक है, सरकार के पास है सब, ठीक है। सरकार का आय, व्यय और ऋण संबंधी जो क्रियाएं हैं उनका प्रबंधन करते हैं, तो राजकोषीय नीति कहलाता है। तो देश में राजकोषीय नीति का निर्धारण भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। प्रश्न आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है, प्रश्न आ चुका है ऑलरेडी, इसको याद रखेंगे हम लोग। आगे चलें। देखिए आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 266 के अंतर्गत भारत की जो संचित निधि है, भारत की संचित हमने डिस्कस किया था आर्टिकल 266 में, भारत में संचित निधि का प्रावधान किया गया है। तो सरकार के सभी व्यय इसी विधि से किए जाते हैं। सरकार जितना भी पैसा खर्च करेगी वो भारत की संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही निकालेगी। बजट क्या होता है? बजट सरकार का सबसे प्रमुख दस्तावेज है, जिसमें भारत सरकार को अलग अलग स्रोतों से होने वाली जो इनकम है और विभिन्न क्षेत्रों में होने वाला जो खर्च है वो उसमें बजट में दिखाया जाता है, ठीक है। समझ में आया? बजट, अब हम आना चाह रहे हैं बजट पर ही, ठीक है। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द से होती है जिसको बोलते हैं बूजे या बूजेट। इसका मतलब है चमड़े का थैला या झोला या लेदर बैग, इसको सिंपली हम कहें। तो भारत में सबसे पहले बजट लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में लाया गया था, 18 जब अंग्रेज थे हमारे देश में, 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था ब्रिटिश भारत में। जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का प्रणेता भी कहते हैं। 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत हुआ और उसमें पहला बजट वित्त मंत्री कौन थे? देखिए आर के शनमुखम चेट्टी थे, इनको याद रखिएगा। जॉन मथाई ने वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया। 1999 से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने बजट प्रस्तुत करने का समय प्रातः 11 बजे निर्धारित किया था और बजट के प्रस्तुतिकरण के लिए फरवरी माह के अंतिम दिन के स्थान पर फरवरी माह का प्रथम दिन निर्धारित किया गया। संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला गया है। अनुच्छेद 112 में केंद्र सरकार के बजट के बारे में बात की गई है और अनुच्छेद 202 में राज्य सरकार के बजट के बारे में बात की गई है। सिंपल हो गया। अब बात करते हैं आगे, बजट संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य क्या होते हैं। तो संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बजट को फरवरी के प्रथम कार्य दिवस पर पेश किया जाता है, ठीक है, फरवरी के प्रथम कार्य दिवस पर, ठीक। कौन करते हैं? वित्त मंत्री पेश करते हैं। कहां पर? संसद में। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री शनमुखम चेट्टी के द्वारा किया गया था। ये फैक्ट याद रहना चाहिए। जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ। सीडी देशमुख ने वर्ष 1955-56 में पेश करने से पहले ही सुनिश्चित किया कि बजट के सभी दस्तावेज हिंदी में छापे जाएं। इंपॉर्टेंट कार्य। भारत में 4 प्रधानमंत्री ऐसे हुए जो वित्त मंत्री पद पर भी थे, वित्त मंत्री के पद पर भी थे। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप और मनमोहन सिंह। आगे चलें। हेमवती नंदन बहुगुणा, केसी नियोगी और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री रहते हुए भी बजट पेश नहीं कर पाए थे, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के पास वित्त मंत्री का पद भी था। भारत में पहली बार किसी महिला, इंदिरा गांधी द्वारा 1970 में बजट पेश किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1958-59 का बजट पेश किया। ये घोषणा की कि अगले साल से बजट 28 फरवरी के दिन पेश किया जाएगा और वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए पहली बार केंद्र सरकार ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने 1 फरवरी 2017 को प्रस्तुत करना शुरू किया। 1920 यानी पुरानी परंपराओं को चेंज कर दिया। 1920-21 में तत्कालीन ब्रिटिश
सरकार द्वारा अर्थशास्त्री विलियम ऑकवर्थ की अध्यक्षता में सुझाव दिया गया, जिसकी अनुशंसा पर वर्ष 1924 में रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 1924 से 17 तक 2017 तक विगत 93 वर्षों से दोनों बजट, रेल बजट और आम बजट, इनको संसद में अलग अलग प्रस्तुत किया जाता था। और वर्ष 2017 से पहले तक भारत में संघीय बजट, केंद्रीय बजट दो स्तरों पर पेश किया जाता था। आम बजट को वित्त मंत्री प्रस्तुत करते थे, रेल बजट को रेल मंत्री पेश करते थे। और भारत में प्रथम रेल बजट, फर्स्ट रेल बजट 1924 में जॉन मथाई ने पेश किया था। ठीक है, इसके अलावा 25 फरवरी 1992 को भारत में पहली बार रेल बजट और 19 फरवरी 1992 को आम बजट टेलीविजन पर प्रसारित किया गया। और भारत में प्रथम कागज रहित पेपरलेस बजट 2021 में जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण थी, इन्होंने पेश किया था। और भारत का प्रथम राज्य जिसने प्रथम कागज रहित बजट पेश किया वो यूपी है। समझ गए, आगे चलते हैं। अब भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री मोरारजी देसाई थे, इन्होंने 10 बार बजट पेश किया है। बजट के अवयव देखें, कंपोनेंट ऑफ बजट। बजट में अगले वित्त वर्ष अगर देखें, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि की वित्तीय योजनाएं होती हैं। यानी बजट के अंतर्गत जो भी आय व्यय होने वाला है, सार्वजनिक आय, पब्लिक इनकम और पब्लिक एक्सपेंडिचर जो होने वाला है अगले वर्ष का, वो पहले ही दे दिया जाता है। चलिए, तो सरकार को वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाली अनुमानित आय होती है, ठीक है। और सार्वजनिक आय, इसको सार्वजनिक आय कहते हैं। उसी वित्तीय वर्ष में अनुमानित व्यय कितना खर्च होने वाला है, उसको सार्वजनिक व्यय कहते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुसार आर्टिकल 112 के अनुसार प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए केंद्र सरकार की जो अनुमानित प्राप्तियां और व्यय हैं, ठीक है, यानी प्राप्तियों को बोलते हैं आय, का एक विवरण है। ये क्या है, ये बजट है, ये रखना आवश्यक है। तो इसमें देखिए, तो राज्य सरकार के बजट के संबंध में जो व्यवस्था है अनुच्छेद 202 के अंतर्गत की गई। बजट में 3 प्रकार के विवरण प्रस्तुत किए जाते हैं: आगामी वित्त वर्ष हेतु बजट अनुमान, चालू वित्त वर्ष हेतु संशोधित अनुमान, विगत वर्ष हेतु वास्तविक आय। ठीक है, ये 3 टर्म इसमें रहते हैं। राजकोषीय घाटा क्या होता है, ये प्रश्न भी आता है। तो जब सरकार का कुल व्यय, जब सरकार का कुल खर्च उसकी कुल आय इनकम से ज्यादा हो जाता है, जब सरकार इनकम कम होती है, सरकार की खर्चा ज्यादा कर देती है, तो ये राजकोषीय घाटा कहलाता है, फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो राजकोषीय घाटा क्या है, यह है कुल व्यय और गैर ऋण राजस्व प्राप्तियां। तो राजस्व व्यय इसमें आ जाएगा, पूंजीगत व्यय भी इसमें आ जाएगा, और राजस्व इसमें से निकाल देंगे तो राजकोषीय घाटा निकल आए। अब देखो, भारत में विनिवेश का प्रारंभ देखो कब हुआ था, 1991 में उदारीकरण की प्रक्रिया के पश्चात हुआ। 1996 में जीबी रामकृष्ण के नेतृत्व में विनिवेश आयोग, डिस इन्वेस्टमेंट कमीशन का गठन किया गया। 1999 में विनिवेश विभाग बनाया गया। अब देखो, बजट के प्रकार देखते हैं। आम बजट या पारंपरिक बजट क्या होता है, इस बजट में सरकार के आय व्यय का लेखा जोखा होता है, और इस बजट में सरकार वित्तीय वर्ष में कितना खर्च करेगी इसका उल्लेख मिलता है। लाभ का विवरण इसमें नहीं होता। एक अगला आता है परफॉर्मेंस बजट। इसमें बोलते हैं, इसमें किसी कार्य के संभावित परिणामों को आधार बनाकर बजट तैयार किया जाता है। और भारत में निष्पादन जो बजट है, इसको कार्यपूर्ति बजट या उपलब्धि बजट भी कहा जाता है। ये टर्म याद रखिएगा। यह बजट सरकारी कार्यों, कार्यक्रमों, योजनाओं, परियोजनाओं को पेश करने की एक विधि है। समझ में आ गया। सबसे पहले इस बजट का प्रारंभ संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया था, प्रथम हूपर आयोग की सिफारिश पर। और भारत में ये प्रणाली 1968 से है, याद रखिएगा। ठीक है, भारत में कब से है, तो निष्पादन जो बजट है वो 1968 से। अगला है आउटकम बजट। इसको देखिए, आउटकम बजट। तो भारत में इसको बोलते हैं परिणामोन्मुख बजट। इस परिणामोन्मुख बजट पर पहली बार 25 अगस्त 2005 को पेश किया गया था। इसके अंतर्गत ये विवरण प्रस्तुत करना है कि आम बजट में आवंटित धनराशि का विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने किस प्रकार किया है। ठीक है, इसमें है लैंगिक बजट, जेंडर बजटिंग बोलते हैं। विश्व में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने जेंडर बजटिंग वाला बजट 1984 में पेश किया था। जेंडर बजटिंग में जो है सरकार के द्वारा महिलाओं के विकास, कल्याण, सशक्तिकरण योजनाएं जो चलाती हैं उनसे संबंधित, ठीक है, उस बजट में एक निर्धारित राशि की व्यवस्था सुनिश्चित करनी थी। शून्य आधारित बजट जो होता है, जीरो बेस्ड बजटिंग, इसको सूर्यास्त बजट, सनसेट बजट भी बोलते हैं। शून्य आधारित बजट में प्रत्येक कार्य का निर्धारण शून्य आधार पर किया जाता है। ठीक है, समझ गए, ये क्लियर हो गएंगे। अब देखो, अगला चैप्टर है मुद्रा और बैंकिंग। देखिए, मुद्रा किसको कहते हैं, अर्थव्यवस्था में मुद्रा धन, पैसे का सर्वाधिक मान्य रूप हम कह सकते हैं। मुद्रा क्या है, धन यानी पैसों का एक मान्य रूप है।
जिसके द्वारा दैनिक जीवन में हम वस्तुओं के क्रय विक्रय में हम यूज़ करते हैं इसको। मुद्रा क्या है? मुद्रा वो वस्तु है जो वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय यानी एक्सचेंज यानी बदलने के माध्यम के रूप में यूज़ की जाती है करेंसी। तो विश्व में अधिकांश देशों में मुद्रा उस देश की केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी की जाती है। जैसे हमारे देश में जो मुद्रा जारी की जाती है, हमारे देश का केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। तो मुद्रा के प्रकार कई हो सकते हैं, वास्तविक, वैधानिक, ऐच्छिक मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा, गर्म मुद्रा, सुलभ मुद्रा, दुर्लभ मुद्रा, ये सब आती है। वास्तविक मुद्रा वो होती है जिसका प्रयोग दैनिक जीवन में उत्पाद और वस्तुओं के लेन देन के लिए होता है। जैसे भारत में रुपया है, अमेरिका में डॉलर है, ब्रिटेन में पाउंड है। एक्चुअल में जो पैसे हम यूज़ करते हैं, तो भारत में नोट और सिक्के वास्तविक मुद्रा के उदाहरण आते हैं। वास्तविक मुद्रा को यथार्थ मुद्रा या साधारण मुद्रा भी कह सकते हैं। इसके अलावा वैधानिक मुद्रा या वैलिड करेंसी क्या होती है? वह मुद्रा जिसे सरकार तथा जनता दोनों ही भुगतान और ऋण चुकाने के साधन के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। अच्छा, इसे स्वीकार करना प्रत्येक व्यक्ति की बाध्यता होती है, करना ही पड़ेगा। अर्थात कोई भी भुगतान या ऋण के लिए वैधानिक मुद्रा को लेने से इनकार नहीं कर सकता है, तो दंडनीय अपराध है ये। तो भारत सरकार तथा केंद्र सरकार द्वारा जारी जो सभी नोट हैं, सभी सिक्के, ये वैधानिक मुद्रा है। इनको लेने से मना नहीं कर सकता कि ये नोट मैं नहीं लूंगा, ये नहीं इसको नहीं ले सकता मैं। ऐच्छिक मुद्रा क्या है? वैधानिक मुद्रा के विपरीत होती है एक ऐसी मुद्रा जिसे स्वीकार करना या ना करना व्यक्ति या ऋणदाता पर निर्भर करता है। ठीक है। ऐसी मुद्रा को स्वीकार करने की बाध्यता नहीं होती। जैसे चेक है, कोई व्यक्ति आपको चेक देना चाह रहा है, ठीक है, आप मना कर रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे चेक से पैसा नहीं चाहिए, आप मुझे यूपीआई कर दो, आप मुझे इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू एनईएफटी कर दो। ठीक है। तो चेक है, प्रतिज्ञा पत्र है, हुंडी है, विनिमय पत्र, ये सब आते हैं ऐच्छिक करेंसी में, इनको आप मना कर सकते हो। प्लास्टिक मुद्रा में बैंकों द्वारा जारी किए गए जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड होते हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं, एटीएम कार्ड आप समझिए, ठीक है, वो प्लास्टिक करेंसी है। गर्म मुद्रा ऐसी मुद्रा जिसके वित्तीय बाजार से पलायन होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, जिस स्थान पर लाभ मिलने की संभावनाएं ज़्यादा अधिक होती हैं। जैसे शेयर मार्केट में जो पैसा लगा होता है, उसके पैसा तो लगाते हैं लोग लाभ के लिए, लेकिन वो पैसा कभी भी जा सकता है, ये हॉट करेंसी कहलाती है। सुलभ मुद्रा, सॉफ्ट करेंसी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की आपूर्ति अधिक रहती है लेकिन मांग कम होती है, जैसे भारतीय रुपया। हम देखेंगे सुलभ मुद्रा, सॉफ्ट करेंसी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनली हम बोल रहे हैं, भारत में तो भारत के रुपए की मांग ही है, भारत में तो भारत का रुपये ही चल रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में भारत के रुपए की डिमांड कम है। ठीक है। और ये क्या है? सुलभ मात्रा। तो सभी विकासशील देशों की मुद्रा सुलभ मुद्राओं में आ जाएगी, जैसे हमारे देश की है। इसके अलावा एक और है दुर्लभ मुद्रा, हार्ड करेंसी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार बनी रहती है। अमेरिकी डॉलर कितना चलता है हमारे देश में भी, कितना, हर देश में देखेंगे अमेरिकी डॉलर की डिमांड है। ठीक है। डिजिटल मुद्रा, डिजिटल करेंसी क्या होती है? डिजिटल मुद्रा भुगतान की एक विधि है जो केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में मौजूद है। जैसे स्मार्टफोन, कंप्यूटर, इंटरनेट का यूज़ करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग है, यूपीआई है, आजकल फ़ोन पे, गूगल पे, आदि आदि सभी हो रहा है। तो डिजिटल मुद्रा को साइबर कैश कहते हैं। ठीक है। और उदाहरण में क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन से आ जाएंगे। कृत्रिम मुद्रा, ऐसी मुद्रा जो चलन में नहीं होती लेकिन लेखांकन में प्रयुक्त होती है, जैसे एसडीआर होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट। आगे चलें। क्रिप्टो करेंसी ये एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा है। डिजिटल मुद्रा को 2008-9 में जो है सातोशी नाकामोतो नामक एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ने विकसित किया था इसको। और इसके अलावा वर्तमान में विश्व भर में प्रचलित क्रिप्टो करेंसी कौन कौन सी हैं? ठीक है। इसमें देखिए लिब्रा है, फेसबुक द्वारा घोषित है ये। एथेरियम है, रेडकॉइन है, सियाकॉइन है, सिस्कॉइन है, वाइसकॉइन है, कैश है। ठीक है। और मोनेरो ये करेंसियों के नाम है। कहीं पूछ ले कि इनमें से क्या, ये क्या किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है, किस चीज़ के नाम है? तो ये करेंसी है एक्चुअली। तो क्रिप्टो करेंसी का परिचालन केंद्रीय बैंकों से स्वतंत्र होता है, क्योंकि सरकार इसे जारी नहीं करती है, इसलिए इसको रेगुलेट भी नहीं करती हैं। समझ गए? अब क्रिप्टो करेंसी विनिमय की प्रक्रिया को ब्लॉकचेन कहते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये भी अच्छा टर्म है। 2018 में आरबीआई ने अपनी सभी बैंकों को क्रिप्टो करेंसी के व्यापार से स्वयं को अलग करने के निर्देश दिए थे। बाद में 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश और व्यापार पर आरबीआई पर लगाए गए प्रतिबंध को समाप्त किया था। अब सबसे पहले मुद्रा की जो आपूर्ति है, मुद्रा की आपूर्ति, सप्लाई की जो अवधारणा का विचार करना 1961 में प्रथम कार्यकारी समूह जो गठित किया गया था, उसके मतलब मुद्रा की आपूर्ति कैसे की जाएगी उसके लिए एक समूह गठित किया गया था। इसको आप कहेंगे प्रथम कार्यकारी समूह, आरबीआई ने किया था। और रिजर्व बैंक द्वारा द्वितीय कार्यकारी समूह 1977 में गठित किया गया था, जिसे तरलता के अंश डिग्री ऑफ लिक्विडिटी के आधार पर बनाया गया था। इसमें 4 माप बनाई थी। अब ये चारों माप याद रखनी है, देखो इसलिए बताया है क्योंकि ये परीक्षा में आता है। तो देखो, द्वितीय कार्यकारी समूह ने 1977 में जो गठित हुआ था, इसने तरलता के अंश डिग्री ऑफ लिक्विडिटी के आधार पर 4 माप प्रस्तुत किए थे। M1 माप, M2 माप, M3 माप, M4 माप, 4 मापे हैं। तो M1 माप क्या है? इसमें जनता के पास जो मुद्रा है, जनता के पास जितना नोट और सिक्के हैं, प्लस बैंकों के पास जितना नगद जमा है,
प्लस रिजर्व बैंक के पास जो जितना भी जमा है वो सब M1 में आएगा। M2 में क्या आएगा? M2 में ये वाले सारे M1 के साथ साथ जो आप देखेंगे डाकघरों में बचत खाते होते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना किस में खुलता है? डाक खाने में खुलता है। तो डाकघरों के पास जो बचत बैंक जमाए हैं वो भी इसमें शामिल कर लेंगे तो M2 में आ जाएगा। M3 क्या है? M1 और बैंकों के पास जो सावधि जमा होती है उसको M3 बोल देते हैं। M4 क्या? M3 और डाकघरों में कुल जमा को इसमें M4 में ले आएंगे। अब देखो M1 क्या है? M1 की मात्रा जनता को उपलब्ध मात्रा की मुद्रा को व्यक्त करती है। M1 की मात्रा क्या है? M1 की मात्रा जनता को उपलब्ध मुद्रा की मात्रा को प्रदर्शित करती है। प्रश्न आता है, यह मौद्रिक नीति की क्रियाशीलता को बताने का सबसे व्यापारिक और व्यवहारिक अवधारणा है। अब M3 क्या है? व्यापक मुद्रा या सुलभ मुद्रा भी कहा जाता है इसको। ये मुद्रा की पूर्ति के लिए M3 को ही लिया जाता है। मौद्रिक अर्थशास्त्री M3 को ही मुद्रा के प्रतीक के रूप में लेते हैं। तरलता की दृष्टि से अब देखो M1 सबसे ज्यादा, M1 से M4 की ओर बढ़ेंगे तो तरलता में कमी आएगी इसकी लिक्विडिटी में। ठीक है, चलिए M1 जो है सबसे तरल मुद्रा है और M4 सबसे कम तरल मुद्रा है। आगे चलेंगे। अब देखो मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होता है। मुद्रास्फीति कंडीशन है। मुद्रास्फीति इसको देखिए, किसी क्षेत्र में अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के मूल्य में होने वाली निरंतर वृद्धि को, देखो अगर किसी क्षेत्र में मान लो आज वस्तुओं की कीमतें कितनी बढ़ती जा रही हैं लेकिन धीरे धीरे हमें दिख रहा है, लेकिन अचानक से वस्तुओं की कीमत की आप देखेंगे निरंतर होने वाली लगातार वृद्धि होती है तो इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन की ओर बढ़ रहे हैं हम। ठीक है, लगातार धीरे 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 वस्तु की कीमत बढ़ती जा रही है, एक ही वस्तु की कीमत बार बार बढ़ रही है, तो वो मुद्रास्फीति है। तो मुद्रास्फीति में जो क्रय शक्ति है, परचेजिंग पावर है, उसको खरीदने में जो है, खरीदने के लिए पैसा कम पड़ता है। ठीक है, तो मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है, मुद्रा का मूल्य कम होने लगता है इसमें। ठीक है, जो पहले 5 रुपए की आज वस्तु है कल को मान लो 10 रुपए की हो गई तो आपके पास 5 रुपए हैं आज भी, तो कैसे खरीद पाओगे? मुद्रास्फीति के माप के लिए आप देखो सामान्य मूल्य सूचकांक के द्वारा किया जाता है। इसमें दो प्रमुख सूचकांक है, एक तो थोक मूल्य सूचकांक, एक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसमें होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं इसको, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो हमने पीछे टर्म लिए थे। थोक मूल्य सूचकांक या थोक बाजार की कीमतें होती हैं एक्चुअली, और इसमें देखें तो बाजार में मुद्रास्फीति को थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मापा जाता है। इसका प्रकाशन आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा किया जाता है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन। WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करें, इसको शॉर्ट में लिखा है, इसको 1939 से यूज कर रहे हैं। WPI के अंतर्गत केवल वस्तुओं की कीमतों का सूचकांक तैयार किया जाता है, सेवाओं को इसमें शामिल नहीं करते, याद रखिएगा। इस सूची में पूर्व में 676 वस्तुएं थी और 12 मई 2017 को बास्केट में संशोधन करके 697 वस्तुएं और जोड़ी। WPI में शामिल वस्तुएं प्राथमिक वस्तुएं होती हैं 102 हैं, जिसमें ईंधन और विद्युत संवर्ग की वस्तुएं 19 है, विनिर्मित वस्तुएं 555 है। अब आधार वर्ष 2004-5 को परिवर्तित करके इसका आधार वर्ष 2011-12 किया गया। ऐसे ही आता है कौन सा? WPI। देखिए WPI बास्केट में सर्वाधिक विनिर्मित मैन्युफैक्चरिंग वाली वस्तुएं हैं वो आती हैं इसमें। WPI में निर्मित जो वस्तुओं का भार है सर्वाधिक होने के कारण WPI को सर्वाधिक प्रभावित करता है। अब 2014 से पहले थोक मूल्य सूचकांक RBI के द्वारा मौद्रिक नीति का मानक निर्धारण हुआ करता था। ये उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों के पश्चात इसे बदलकर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कर दिया गया। ठीक है, अभी याद रखिएगा। तो इसे मौद्रिक नीति का जो प्रमुख सूचकांक अब हम यूज करते हैं वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को करते हैं। ठीक है, इसलिए आपको बताना जरूरी है। CPI मुद्रास्फीति की गणना का दूसरा सूचकांक है। ऐसे ही होलसेल प्राइस इंडेक्स भी मुद्रास्फीति सूचकांक का एक वो था, मानक था यह सूचकांक। ठीक है, CPI के माध्यम से मुद्रास्फीति की खुदरा मूल्य के स्तर पर की जाती है। अब इसमें देखो विकसित देशों में मुद्रास्फीति की गणना CPI पर की जाती है। भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन की जाती है। ठीक है, श्रम ब्यूरो के द्वारा। तो प्रारंभ में CPI के अंतर्गत 4 निम्नलिखित सूचकांक जारी किए जाते थे। औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता सूचकांक मूल्यांक, ऐसे ही आता है कृषि श्रमिकों के लिए, ऐसे ही श्रमिकेतर शहरियों के लिए। अब देखो CSO के अनुसार CPI UNME को जो है 2011 में ही बंद कर दिया था। कौन सा? लास्ट वाला, श्रमिकोत्तर वाले को। अब नव उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है? न्यू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। CSO ने खुदरा मूल्य पर आधारित 3 नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को जनवरी 2011 से प्रारंभ किया था। अब ये कौन कौन से, ये समझ लीजिए। ये है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक शहरी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक शहरी। ठीक है, समझ गए? तो इसमें शहरी प्लस ग्रामीण है। ठीक है, शहरी प्लस ग्रामीण है ये, तो इतना ही याद रखेंगे। मुद्रा अविस्फीति देखिए, डिसइंफ्लेशन, ये मुद्रा अविस्फीति के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं, नीतियां, उपाय सम्मिलित होते हैं जो मुद्रा स्फीति के वेग को रोकते हैं। जैसे वो कीमतें बढ़ रही थी वस्तुओं की, उन कीमतों को रोकने के लिए जो कार्य किए जाएंगे, ठीक है, वो किस में आएंगे? मुद्रा अविस्फीति में। चलिए आगे देखते हैं।
मुद्रा का अवमूल्यन, जब किसी देश के द्वारा मुद्रा की विनिमय दर या अन्य देशों की मुद्राओं से कम कर दी जाती है ताकि निवेश को बढ़ावा मिल सके, तो ये डिवैल्यूएशन होता है मनी का। ठीक है, किसी देश के द्वारा मुद्रा की विनिमय दर, एक्सचेंज रेट जो होता है, ठीक है, वो अन्य देशों की मुद्राओं से कम कर दिया जाता है ताकि इन्वेस्टमेंट हमारे उसमें आ सके। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उसको बोलते हैं अवमूल्यन। भारत में 1947 से अब तक 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है। भारतीय रुपए का अवमूल्यन पहली बार 1949 में हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे, दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे, तीसरी बार सीवी चंद्रशेखर के टाइम पर हुआ था। मंदी क्या होती है? देखिए, अवमूल्यन होने से आयात में कमी होती है, निर्यात में वृद्धि होती है, ये भी याद रखिएगा। मंदी और रिसेशन क्या होता है? जब किसी देश की अर्थव्यवस्था लगातार 2 तिमाही में ऋणात्मक विकास दर, नेगेटिव डेवलपमेंट रेट दर्शाती है, तो अर्थव्यवस्था को मंदी कहते हैं। विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन, अभी फिलहाल में हमने देखा है जब सरकार मुद्रा के किसी प्रतिरूप या नोट या सिक्के के प्रचलन को भारी कर देती है, जैसे मोदी जी ने किया था 8 नवंबर 2016 की रात में आकर के, कि भारत से अब 500 और 1000 रुपए के नोटों का प्रचलन बंद हो जाएंगे, ये वैलिड टेंडर नहीं, लीगल टेंडर नहीं है, ऐसे बोला था। तो तभी से 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों का प्रचलन खत्म भारत में। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? काले धन की समाप्ति के लिए, नकली नोटों के कारोबार को समाप्त करना, आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाना, कर चोरी को रोकना आदि इसके मुख्य उद्देश्यों में आते हैं। बैंकिंग के बारे में बात करें तो बैंक एक वित्तीय संस्था होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो जनता की धनराशि को जमा करती है और जनता को ऋण वगैरह, उधार वगैरह देती है। तो विश्व में बैंकिंग प्रणाली का आरंभ 1157 में हुआ था। सबसे पहले ये इटली में हुआ था, बैंक ऑफ पेरिस की स्थापना से। अब सबसे पहले 1401 में बैंक ऑफ बार्सिलोना बनी थी, उसके बाद में स्थापना हुई इसकी। और बार्सिलोना में 1407 में बैंक ऑफ जेनेवा बनी थी, 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड बनी थी। ठीक है, अब आप समझिए भारत में बैंकिंग का विकास देखो। पहले भारत में बैंकिंग प्रणाली का प्रारंभ 18वीं शताब्दी में हुआ था, ब्रिटिश काल में। ईस्ट इंडिया कंपनी थी यहाँ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई और कलकत्ता में कुछ एजेंसी हाउसेस खोले थे जो बैंकों के जैसा ही काम करते थे वो। ठीक है, अब देखो भारत का प्रथम बैंक 1770 एडी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से कलकत्ता में सेटअप किया गया था। ठीक, यूरोपियन बैंकिंग पद्धति पर आधारित था ये बैंक, जिसको अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा संचालित किया जा रहा था, और ये असफल रहा था ये बैंक अपने कार्य में। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के हितों को ध्यान में रखते हुए निजी अंशधारियों द्वारा भारत में 3 बैंक बनाए गए थे, प्राइवेट लोगों के द्वारा खोले गए थे। 1806 में खोला गया था बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में खोला गया बैंक ऑफ बॉम्बे, और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। तो भारत में सबसे पहले किन किन बैंकों की स्थापना हुई? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। ठीक, आगे चलें। ये तीनों बैंक सरकार के नियंत्रण में थे, जिसमें सरकार की भी शेयर पूंजी इन बैंकों में थी। ठीक है, अब 1921 में इन तीनों बैंकों को मिला दिया गया, इन तीनों को विलय कर दिया गया और एक बैंक बनाई सिंगल, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, आगे चलकर 1 जुलाई 1955 को इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर कर दिया गया, जो आज का भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। देखो कितना बेहतरीन यहाँ पर एक तथ्य हैं आपको जो यहाँ पर समझने हैं। ठीक है, तो भारतीय स्टेट बैंक पहले, इसका आपसे पूछता है भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जुलाई 1955 को हुआ। ठीक है, इसका पुराना नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो देश में अनेक संयुक्त पूंजी वाले बैंक स्थापित किए गए। 1860 में एक अधिनियम के द्वारा बैंकों को सीमित किया गया। इसमें देखो 1865 में इलाहाबाद बैंक बनाई गई, 1821 में अलायंस बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी बैंक ऑफ शिमला। ठीक है, और ये देखो पीपल्स बैंक, ये सब आए। पंजाब नेशनल बैंक को पूछ लेगा। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक को 1894 में स्थापित किया गया। इसके अलावा पूर्ण रूप से भारतीय द्वारा स्थापित और संचालित पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक था, जिसकी स्थापना 1894 में की गई थी। इसके अलावा 20वीं शताब्दी में स्वदेशी आंदोलन के विस्तार में कुछ और बैंकों की स्थापना की गई। इसमें आप बैंक ऑफ इंडिया 1906 में स्थापना की गई, बैंक ऑफ बड़ौदा की 1908 में। ठीक है, अब देखो प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 18 के बीच में, तो भारत में 1921 में इन तीनों बैंकों को मिलाकर विलय कर दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। तो 1806 में देखो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास को इनका विलय किया गया, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनी। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच में वित्तीय संकट आया, और यहाँ पर आपको जो याद रखना है वो देखिए, यहाँ पर देखें 1930 में वैश्विक मंदी के समय में भारत में केंद्रीय बैंक जांच समिति बनाई गई, और समिति के सुझाव के आधार पर वर्ष 1934 में केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई। व्यापक बैंकिंग अधिनियम बनाने पर बल दिया गया, और समिति ने जो सुझाव दिए उसी के अकॉर्डिंग एक अधिनियम बनाया गया, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। इस अधिनियम के अकॉर्डिंग, अब याद रखिएगा, भारत में भारतीय बैंक अधिनियम, किस अधिनियम के अकॉर्डिंग भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई? अधिनियम था 1934 वाला, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 संसद बनाती है। 1 अप्रैल 1935 से भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अपना कार्य शुरू किया, 1 अप्रैल 1935 से, और 1
जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइजेशन। राष्ट्रीयकरण का मतलब है सरकारी बनना। आगे चलकर 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ और इसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक किया गया। ठीक। और भारत के 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसमें राष्ट्रीयकरण का क्या अर्थ है अभी बताया, निजी क्षेत्र या जो निजी बैंक होंगी उसको सरकारी बनाना, प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट सेक्टर बना देना। तो इसमें ये सारी बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, देना बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये सारी इनका नेशनलाइजेशन किया गया। 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का फिर से वो किया गया नेशनलाइजेशन, आंध्रा, पंजाब एंड सिंध बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, विजय बैंक कॉर्पोरेशन और ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया। अब देखो भारत में 9 राष्ट्रीयकृत बैंकों का विलय किया गया। अब देखो 4 सितंबर 1993 को सरकार ने न्यू बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज कर दिया, किसमें, नेशनल बैंक ऑफ इंडिया में। अब देखो जो नए विलय हैं, इसके बाद में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय कब हुआ था, पंजाब नेशनल बैंक में 1993 में। उसके बाद विलय अब जो है मोदी गवर्नमेंट में हुए हैं, देखो बीजेपी गवर्नमेंट में हुए हैं। जैसे देना बैंक और विजय बैंक को आपस में, देना बैंक और विजय बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज किया गया 2019 में। सिंडिकेट बैंक को केनरा बैंक में 2020 में मर्ज किया गया। इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मर्ज कर दिया गया। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज कर दिया गया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को भी पंजाब नेशनल बैंक। आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज किया गया। तो ये मर्ज आप याद रखेंगे। कुछ एक दो अगर रह गया तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, इनको एक साथ सारे डाउट्स को मैं अगले उसमें लिखूंगा। तो भारत में बैंकों की स्थिति क्या है, भारत में सार्वजनिक बैंक की कितनी है, पब्लिक सेक्टर बैंक के 12 हैं। कौन कौन सी हैं, भारतीय स्टेट बैंक, इनका हेडक्वार्टर मुंबई में है, बैंक ऑफ बड़ौदा मुंबई में हेडक्वार्टर है, बैंक ऑफ इंडिया तो ये कहाँ पर है, ये मुंबई में है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पुणे में है, बैंक कैनरा बैंक बेंगलुरु में है, सेंट्रल बैंक मुंबई में है, इंडियन बैंक चेन्नई में है, इंडियन ओवरसीज बैंक चेन्नई में है, पंजाब नेशनल बैंक दिल्ली में है, पंजाब एंड सिंध बैंक दिल्ली में है, हेडक्वार्टर है सारे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुंबई और यूको बैंक कलकत्ता में है, बैंड नहीं बैंक। ठीक है, आरबीआई के बारे में बात कर लेते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक है, सर्वोच्च बैंक है, ये एपेक्स बैंक है इंडिया का। बैंक की जगह मेरे मुंह से बैंड निकल रहा है तो माफ कीजिएगा। ठीक है, रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। ठीक है, बैंकरों का भी हेड है ये। आरबीआई के कार्य क्या होते हैं, भारतीय मुद्रा को जारी करना, इंडियन करेंसी को जारी करना। करेंसी भी पढ़ा क्या होता है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संचालन, रूल्स रेगुलेशन आरबीआई ही तय करती है सभी बैंकों के। मुद्रा की पूर्ति का नियंत्रण करना, महंगाई को नियंत्रित करना, मौद्रिक नीतियां बनाना, ये सब इसके फंक्शन है। अब देखो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में की गई थी। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इसका आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में। और आरबीआई में एक गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। और याद रखिएगा वर्ष 2018 से अभी तक जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो कौन है, शक्तिकांत दास हैं। ये 25वें गवर्नर है। ठीक है, 25वें गवर्नर है। इसके पहले आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन हुए, ये थे सीडी देशमुख। ठीक है, और आरबीआई के प्रथम गवर्नर जो अंग्रेज थे वो ऑसबॉर्न स्मिथ थे। इसके अलावा वर्तमान में 4 डेप्यूटी गवर्नर, हो सकता है इनमें चेंज हो गए हों, 2023 में यही है, एम के जैन, एम राजेश्वर राव, टीबी रविशंकर और डॉक्टर एम डी पात्रा। अगर कोई चेंजेस है तो कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, उनको पिन कर देंगे। अब देखो भारत में सभी सिक्के कॉइन्स भारत के वित्त मंत्रालय के अधीन होते हैं। 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया था, याद रखिएगा इसको। 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर जो होते हैं आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। ये प्रश्न आता है, 2 रुपए और इससे अधिक के जो नोट होंगे कागज के फॉर्म में, वो आरबीआई उनका निर्माण करती है, उन पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, लीगल टेंडर किसको बोलते हैं, वह मुद्रा जिसे भुगतान के रूप में स्वीकार करना अनिवार्य हो। ये कौन कौन सी, भारत में टकसाल कहाँ कहाँ पर है, देखो जहां पर टकसाल मतलब जहां पर कॉइन्स बनते हैं, कलकत्ता, मुंबई, हैदराबाद और नोएडा में भी है। नोएडा में नोट प्रिंटिंग की जो मशीन फैक्ट्रीज हैं या कहाँ लगाई हुई हैं, नासिक महाराष्ट्र में, देवास मध्य प्रदेश में, मैसूर कर्नाटक में, साल्बोनी बंगाल में। इंडियन करेंसी पेपर मिल कहाँ पर है, जहाँ पर इन करेंसी का जो कागज छपता है, नर्मदापुरम होशंगाबाद में है, एमपी में। सही है, आगे चलें। भारतीय स्टेट बैंक के बारे में जान लेते हैं। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से हुआ। हेडक्वार्टर मुंबई में है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ वर्तमान में 7 बैंक शामिल हैं, जिनको सहायक बैंक कहते हैं। स्टेट बैंक समूह, इसमें 7 बैंक के भी याद रखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर। ठीक है, अब इसको देखो 2010 में विलय किया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को। ठीक है, और बैंक ऑफ सौराष्ट्र को इसमें 2008 में एसबीआई में विलय किया गया था। ठीक, अब हमारा लास्ट टॉपिक शुरू होगा, आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग। तो देश में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाएं तैयार की गई। तो भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा हमने यूएसएसआर से ली है। भारत में आर्थिक नियोजन के संदर्भ में एक पुस्तक आई है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, 1934 में एम विश्वेश्वरैया द्वारा लिखी गई थी। केसी नियोगी की सिफारिश पर प्लानिंग कमीशन बनाया गया 15 मार्च 1990 को, और एक गैर संवैधानिक असंवैधानिक संस्था है ये, सरकार ने एक प्रस्ताव लाकर ही बना दिया था इसको।
15 मार्च 1950 से 31 दिसंबर 2014 तक था ये प्लानिंग कमीशन। बाद में इसको समाप्त कर दिया गया, इसकी जगह नीति आयोग आ गया। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री। आज भी नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री ही होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष हो गए। फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। ये किसके योजना आयोग की बात कर रहे हैं? मोंटेक सिंह अहलूवालिया लास्ट डेप्यूटी चेयरमैन थे इसके। योजना आयोग के कार्य पंचवर्षीय योजनाएं बनाना था। पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 थी। 5 वर्ष के लिए प्लान बनाती थी। 12वीं 5 वर्षीय योजना जो है वो 2012 से शुरू हुई, 2017 तक अंत थी। तो याद रखिएगा कुल मिलाकर के 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई थी। पहली पंचवर्षीय योजना डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। इसमें कृषि और सिंचाई को ज़्यादा बल दिया गया, इसलिए हमारे देश में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। और हरित क्रांति के लिए तो खैर आगे जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कृषि पर ज़्यादा काम किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-61 में आई थी। ये पीसी महान लोविस मॉडल पर आधारित थी। ये प्रश्न आता है। प्राथमिकता इसमें उद्योग इंडस्ट्रीज को दी गई थी। 5वीं अर्थव्यवस्था में देखिए डीपी धर मॉडल पर थी। इसमें गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना लक्ष्य रखा गया था। आगे देखें 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के बीच में थी। तीव्रतर संपोषणीय अधिक समावेशी विकास। अब आपसे पूछता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा कौन सी पंचवर्षीय योजना में थी? 12वीं में थी। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ये बनी थी, 1952 में गठन किया गया था। 2014 में इसको भी खत्म कर दिया गया था। ये भी असंवैधानिक संस्था है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसका कार्य पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी देना होता था। एनडीसी को कहा जाता है मिनी कैबिनेट, लघु संसद। नीति आयोग अब देखो 1 जनवरी 2015 को बनाया गया। पदेन अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री होते हैं। पदेन का मतलब हमने आपको कल भी बताया था। 2021 में 2000 शुरुआत में देखोगे अरविंद पनगड़िया इसके पहले अध्यक्ष थे। अब यहाँ पर हम इसको अपडेट कर लेंगे। राजीव कुमार के स्थान पर 2023 और 2024 से अपडेट करेंगे हम इसको। इसमें राजीव कुमार के स्थान पर कौन है? ये हैं सुमन। ये हमने नाम आपको पहले ही बताया था अभी क्वेश्चन में, सुमन बेरी। ठीक है, सुमन बेरी इसका उत्तर होगा। सुमन बेरी तो आपको प्रथम वाले भी याद रखने हैं। सुमन बेरी। अरविंद पनगड़िया ये पहले उपाध्यक्ष थे। ठीक है, प्रथम सीईओ सिंधुश्री कुल्लर, वर्तमान सी। तो अब हैं VVR सुब्रमण्यम। ठीक है, VVR सुब्रमण्यम। ठीक है, सुब्रमण्यम ये याद रहेंगे। तो नीति आयोग में 4 मंत्री सदस्य होते हैं। होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर। 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। ठीक है, डिफेंस एक्सपर्ट, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट, हेल्थ एक्सपर्ट। वित्त आयोग के बारे में कल भी पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 280 है, संवैधानिक निकाय है। संविधान में इसको मेंशन किया गया है। एक चेयरमैन, 4 मेंबर होते हैं। ठीक है, सभी सदस्य चेयरमैन राष्ट्रपति के द्वारा 5 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं। प्रथम वित्त आयोग 1952 से 1957 में आया था, जिसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे। 14th फाइनेंस कमीशन 2015 से 2020 के बीच आया था, जिसके अध्यक्ष YV रेड्डी थे। 15वां फाइनेंस कमीशन देखिए ये है 2026 तक चलेगा, जिसके बारे में हमने कल भी आपको बताया, जिसके नंद किशोर सिंह जो हैं, NK सिंह इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। ये हमने अभी पीछे भी डिस्कस किया था आपको राज्य व्यवस्था वाली क्लास में। बाकी मैराथन को भी आप देख लीजिएगा। इसमें याद रखिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार में आय का वितरण का बंटवारा उसमें देखो कैसे किया है इसने वित्त आयोग ने। 15वें वित्त आयोग के द्वारा केंद्र सरकार का जो आय का विवरण है वो आय है वो कुल 59% है, और राज्यों को जो आय मिलेगी वो 41%। यानी सरकार, केंद्र सरकार राज्य सरकार में आय का बंटवारा किस तरह से किया है वित्त आयोग ने? केंद्र सरकार को 59% दिया जाएगा और उसको राज्य सरकार को 41%। चलिए ये हमारा अंतिम टॉपिक रहेगा नई आर्थिक नीति के बारे में। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में आई थी। नई औद्योगिक नीति कह सकते हैं इसको, आर्थिक सुधार कह सकते हैं। ये LPG पॉलिसी भी कहते हैं। LPG का मतलब वो नहीं है जो हम रसोई घरों में यूज करते हैं, इसको समझिए। 24 जुलाई 1991 में नई आर्थिक नीति आई थी। इस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। LPG पॉलिसी का मतलब है लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। इन तीनों को अपनाया गया था। हमने आपको शुरुआत में ही इन तीनों टर्म को डिस्कस कर दिया था, समझ गए। उदारीकरण इसलिए अपनाया कि इसमें लाइसेंस की नीति को समाप्त किया गया, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री खोलनी होती थी तो लाइसेंस के बहुत ज़्यादा झंझट थे, बहुत ज़्यादा करप्शन हर लेवल पे होता था। तो केवल 6 इंडस्ट्रीज़ के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया। कोई अल्कोहल इंडस्ट्री लगा रहा है, टोबैको की, ड्रग्स की, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव बना रहा है, कोई डिफेंस इक्विपमेंट बना रहा है, या फिर केमिकल वेपन बना रहा है, इनका सेटअप अगर कोई कर रहा है तो उसके लिए लाइसेंस लेना जरूरी है। ठीक है, बाकी के लिए नहीं। उदारीकरण में ये किया गया। प्राइवेटाइजेशन में क्या किया गया? सार्वजनिक क्षेत्रों में कमी की गई, प्राइवेट सेक्टर्स को मौका दिया गया उभरने के लिए। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट किए गए। प्राइवेटाइजेशन में क्या किया गया? सार्वजनिक क्षेत्रों में कमी की गई, वही हम अब डिस्कस कर चुके हैं। प्राइवेट सेक्टर्स को बढ़ावा दिया गया। ग्लोबलाइजेशन मतलब आयात निर्यात को हमने अनुमति दी, विदेशी निवेश की अनुमति, बाहर का पैसा हमारे अंदर देश में लगाओ, फैक्ट्री सेटअप कुछ भी, तो अन्य देशों के साथ वस्तु सेवा तकनीक पूंजी का विनिमय एक्सचेंज किया गया। विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या होते हैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये उदार आर्थिक कानून होते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है, इसमें क्या होता है, 5 साल तक जो है आपको 100% टैक्स
एग्जेम्प्ट होती है और 5 साल तक 50% टैक्स एग्जेम्प्ट। तो इसमें इंपोर्ट लाइसेंस नहीं होते हैं इन ज़ोन्स में। स्पेशल जो विशेष आर्थिक ज़ोन होते हैं इसमें, ठीक है, 100% टैक्स में छूट होती है, फिर अगले 5 साल में 50% टैक्स में छूट होती है, ठीक है, और 100% एफडीआई इसमें होता है। भारत में 379 एसईजेड हैं, जिसमें 265 चालू हैं। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, नोएडा के अंदर भी है। तो भारत और एशिया में सबसे ज़्यादा स्पेशल इकोनॉमिक जोन कांडला गुजरात में, सबसे पहला जो है कांडला गुजरात में बनाया गया था, ठीक है, और एसईजेड एक्ट 2005 में पारित किया गया। याद रखिएगा। अब एक टर्म और देख लेते हैं, न्यूनतम एमएसपी वाला कॉन्सेप्ट, जो किसान आंदोलन चला था, एमएसपी को लेकर बड़ा आज भी बात होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। किसी भी फसल का वो न्यूनतम मूल्य है जिस पर किसान अपनी फसल को बेचता है मंडियों में जाकर, जिसे भारत सरकार खरीदती है, निर्धारित करती है। तो भारत में 23 फसलें हैं जिसका एमएसपी निर्धारित किया गया है, ठीक है। अनाज की हैं 7 फसलें, दलहन की 5 फसलें, तिलहन की 7 फसलें और नकदी की 4 फसलें। कुछ क्रांति और देख लेते हैं जाते जाते। तो हरित क्रांति, देखो कृषि से जुड़ी कुछ क्रांतियां, जैसे गेहूं कृषि, और हरित क्रांति आता है गेहूं से, कृषि से, खाद्यान्न से। ये मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया है, इसको मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। भारत में हरित क्रांति ये किससे संबंधित है? गेहूं कृषि या खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। सफेद क्रांति मिल्क प्रोडक्शन, डेयरी उत्पादन से संबंधित है, पिता वर्गीस कुरियन है। नीली क्रांति फिश उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति 3 चीजों से संबंधित है, झींगा, प्याज और दवाइयों से। कोई सा भी ऑप्शन में मिल जाएगा। पीली क्रांति ऑयल सीड, तिलहन से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर या मांस के उत्पादन से संबंधित है। कुछ और क्रांति हैं, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पाद से, भूरी क्रांति चमड़ा कोकोआ से है, ग्रे क्रांति उर्वरक से है, गोल्ड क्रांति आलू से है, बागवानी क्रांति हॉर्टिकल्चर से है, और गोल्डन फाइबर जूट से है, और सिल्वर एग से है। एवरग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो संपूर्ण कृषि से संबंधित है। तो यहाँ तक ये हमने पढ़ लिया मैक्सिमम हिस्सा, जो महत्वपूर्ण हिस्सा इकोनॉमिक्स का था, हमने आपको कॉन्सेप्ट के फॉर्म में बताया है। चलिए, ये क्लास आपको कैसी लगी? अच्छी लगी, पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसके करंट के भाग जिसमें आपका बजट आएगा वो मैं करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में लूंगा। उन क्लासेस तक भी आने तक प्लीज़ सपोर्ट करिए। आप लोग के लिए मैं इतना कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप भी मेरे लिए सपोर्ट करिए, लाइक एंड शेयर करिए इनको जितना हो सके आप, ठीक है। और कमेंट में लिखिए कैसे लगे क्लासेस। अगली क्लास आपको मिलेगी हमारी मॉडर्न इंडिया की। थैंक यू सो मच। 500 लाइक का जो टारगेट है याद रहे।